गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम कवर करने वाले हैं बेसिकली 3 टॉपिक्स है। द फर्स्ट वन इज एलओटीएल, आफ्टर दैट मार्केट ट्रैप्स एंड आफ्टर दैट लॉजिक बिहाइंड कन्वेंशनल पैटर्न्स। तो बेसिकली 3 टॉपिक है आज के लिए। सबसे पहले एलओटीएल। एलओटीएल स्टैंड्स फॉर लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल, और वी कैन से लेवल ओवर द लेवल। लेवल ओवर द लेवल, और वी कैन से लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल। दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली कैसे काम करते हैं इस साइकिल को एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद में कुछ एक एग्जांपल देखेंगे, देन हम मार्केट ट्रैप्स पे आएंगे। सिंपल एक ड्रॉप है एंड उसके बाद में एक बेस कैंडल है, सिंगल बेस कैंडल, एंड आफ्टर दिस बेस कैंडल वी हैव ए रैली लाइक दिस, एंड इसके बाद में अनदर वन बेस कैंडल है कुछ इस टाइप से। ये जरूरी नहीं है कि सिंगल बेस कैंडल हो, 2 बेस कैंडल भी हो सकती है, 3 बेस कैंडल भी हो सकती है, एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से रैली है। मतलब जोन जो है वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। अब ये बेसिकली एक्शन कैसे बनती है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरमीडिएट की वजह से बनती है। हमें पता है कि अगर ये डेली पे स्ट्रक्चर है, मतलब ये 4 कैंडल है, अगर यहाँ पे एक बेस कैंडल और इंक्लूड कर ले तो फिर 5 बेस कैंडल, मतलब टोटल 5 कैंडल हो जाएंगी। और इनके रिजल्ट से आप सब लोग अवेयर है कि एक वीकली की कैंडल तो ऐसे ही बनेगी, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं हुए वीकली की कैंडल में। बट हमें पता है कि वो वीकली की कैंडल जो है वो कुछ इस टाइप से भी बन सकती है, और वो चाहे तो कुछ इस टाइप से भी बन जाए कि ये दोनों बेस कैंडल ये पहले आ जाए और आफ्टर दैट दोनों लेग आउट एक साथ में आ जाए। मतलब डिफरेंस है ना दोनों के अंदर में, ये हम कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन में हम समझ चुके हैं। मतलब यहां पे देखिए कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इस कैंडल में। यहां पे बेस कैंडल है, अगेन बेस कैंडल है, फिर कुछ इस टाइप से रैली है, एंड उसके बाद में अनदर रैली है और फिर बेस कैंडल है। तो भी वीकली कैंडल तो ऐसी फॉर्म होगी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है कुछ इस टाइप से। तो मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की वजह से हो सकता है कि कैंडल का ब्रेकडाउन जैसा हम चाह रहे थे कि ओरिजिन पे बेस कैंडल हो और उसके बाद में एक स्ट्रेट रैली हो, वैसी ना होके हमें कुछ इस टाइप से रैली मिले, जहां पे बेसिकली 2 डिमांड जोन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है डीबीआर पैटर्न ड्रॉप बेस रैली, एंड सेकंड है आरबीआर रैली बेस रैली पैटर्न। क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बाइंग है वो डिवाइड हो चुकी है, एक सिंगल ओरिजिन पे नहीं रही। या तो सिंगल ओरिजिन यहां हो या फिर यहां हो, बट एज ऑफ नाउ 2 जगह पे है। जब भी कभी ऐसी स्ट्रक्चर बने इन्हें ही बोलते हैं एलओटीएल, लेवल ओवर द लेवल या फिर लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल, जिसे हम शॉर्ट में एलओटीएल बोलते हैं। और बेसिकली रूल ये रहता है कि ऐसे दोनों लेवल को आप मर्ज कर लें, कंबाइन करना आपको। मतलब फर्स्ट डिमांड जोन आपका ये है एंड सेकेंड डिमांड जोन आपका ये है। तो आपको इन दोनों लेवल को कंबाइन करके प्ले करना है। कंबाइन करने में क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं और हम उनका कैसे एडवांटेज लेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कंबाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिन तो यही है। ये एक डिमांड जोन क्लियरली दिख रहा है जहां पे बेस कैंडल है, मतलब बायर और सेलर की फाइट हुई, उसके बाद में प्राइस अप गई है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर तो है ही यहाँ पे। अगर यहां से प्राइस डाउन आती है तो हमें पता है कि यहां से ही प्राइस अप जा सकती है। बट हाँ, अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहा तो प्राइस ओरिजिन तक भी आ सकती है, उसके बाद में डाउन अप जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब कभी कभी हमें थोड़ी ना पता लगेगा कि बेसिकली सेलिंग प्रेशर कैसा है, हो सकता है यहां पर आके अचानक से हाई हो जाए सेलिंग प्रेशर। जनरली तो हम देख लेते हैं कि प्राइस अगर धीरे धीरे गार्बेज के साथ में आ रही है तो यहां से ही चल सकती है प्राइस। बट फिर भी सेफ प्ले करने के लिए हमें ये चीज को नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी मूव का ओरिजिन यहाँ पे है। यहाँ पे तो बस प्राइस अगेन आप जाते जाते एक बार के लिए रुक गई थी। अगर ये डेली कैंडल है तो सेम डे के लिए वापस से एक बेस कैंडल बन गई। अगर ये सिचुएशन 125 या 75 मिनट पे है तो उस पर्टिकुलर कैंडल पे प्राइस अप नहीं जा पाई, बट नेक्स्ट कैंडल में वो रैली कंटिन्यू है।
मतलब जो अपमूव था वो अभी भी है। बस प्रॉब्लम यही है कि यहां पे भी बाइंग हुई है और यहां पे भी बाइंग हुई है, दोनों जगह पे बाइंग हुई है। एक जगह होता तो और भी अच्छा होता। अब हम दोनों बाइंग को कंबाइन कर लेंगे तो वापस बात वही हो जाएगी कि हमने टोटल बाइंग, टोटल पेंडिंग ऑर्डर तो कैप्चर कर ही लिया ना। जरूरी नहीं है कि यहां पे यही सिचुएशन हो कि ऑलवेज जो डाउन साइड वाला पैटर्न है वो डीबीआर ही हो और अप साइड वाला पैटर्न आरबीआर ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से प्राइस मान लीजिए अप ही गई है कंटिन्यूसली और उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी और फिर यहां पे भी एक डीबीआर बन गया, तो ये भी तो एक ओरिजिन टाइप से बन रहा है ना यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन कब बनती है, मतलब एक ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनी, ये है ग्रीन कैंडल, लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली, ये बनी यहां पे ग्रीन कैंडल और उसके बाद में इमीडिएटली बनी एक रेड कैंडल एंड उसके बाद में एक बेस कैंडल है एंड फिर रैली है। तो ये भी डीबीआर पैटर्न था और ये भी डीबीआर पैटर्न है। हो सकता है ये सिचुएशन इस वजह से क्रिएट हुई हो कि यहां पे इस रैली पे कोई सप्लाई जोन हो, कुछ इस टाइप से, उसकी वजह से एक बार प्राइस ने इसको ब्रीच करते टाइम डाउन आ गई एंड फिर वापस से प्राइस अप चली गई। बट स्टिल हम यही कहेंगे इस पूरी रैली का ओरिजिन, मतलब इस रैली का यहां से लेके यहां तक ओरिजिन तो यही पॉइंट है। तो सेकेंड पैटर्न जनरली यहां पे आरबीआर ही होता है बट डीबीआर भी हो सकता है, मतलब दोनों पैटर्न भी डीबीआर हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं दोनों पैटर्न भी आरबीआर हो सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि इन लेवल को बेसिकली मर्ज कैसे करना है। देखिए फर्स्ट रूल तो ये है कि यहां पे होगी आपकी एंट्री एंड यहां पे होगा आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो जो पहले हुआ करता था वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने, मतलब एसएल तो अभी भी वही का वही है। आप चेंजेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एंट्री लाइन में। नंबर वन, एंट्री आप यहां रखें अग्रेसिव, आपकी कोई भी एंट्री मिस नहीं होगी। बट आपका जो टारगेट है वो आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर आपने मर्ज किया है तो एंट्री और स्टॉप लॉस का दोनों का देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो 2:1 आपको मिलने में हो सकता है यहां तक का वेट करना पड़े, इसके डबल डिस्टेंस का। सेकेंड रूल ये है कि आपने फर्स्ट तो एंट्री यहां रखी, इसके बेनिफिट ये है कि आपकी एंट्री मिस होने के बहुत कम चांस है, होगी नहीं एंट्री मिस तो यहां पे। हाँ वो बात अलग है कि जोन में प्राइस नहीं आई और यहां से ही प्राइस चल गई। बट जनरली अगर जोन में आती है तो सबसे पहले तो इसी जोन को हिट करेगी ना, इस वाले जोन को। इसको हम नाम दे देते हैं DZ1 डिमांड जोन फर्स्ट और ये है डिमांड जोन सेकंड। यहां पे एंट्री रखने का मतलब एंट्री मिस नहीं होगी बट आरआर के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेकेंड रूल ये है कि आप एंट्री यहां ना रख के आप एंट्री रखें इन दोनों के बीच में, मतलब डिमांड जोन फर्स्ट की डिस्टल लाइन और सेकेंड डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन, इन दोनों के बिल्कुल मिडल पॉइंट में एंट्री रखें आप। एंड थर्ड रूल ये है कि आप जो अपनी एंट्री है वो सेकेंड डिमांड जोन पे रखें। देखिए जो सबसे लास्ट वाली एंट्री हमने मार्क करी है, थर्ड एंट्री यहां पे इस वाले पॉइंट पे सेकेंड डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन पे, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहां पे देखिए एंट्री और स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना कम हो गया। अब आपका जो यहां तक टारगेट था, टारगेट आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना रख रहे हैं, टारगेट तो जो आपको अलाउड है वही है। पहले टारगेट यहां तक का था तो अब भी टारगेट यहीं तक का है। अगर टारगेट यहां तक का है तो पहले 2:1 मिल रहा था, अभी हो सकता है 4:1 मिले, 5:1 मिले आपको, और पूरा गेम ही आरआर का है। बट अगेन हाई चांसेस हैं कि आपकी एंट्री मिस हो जाए, यहां से आपकी एंट्री मिस भी हो सकती है कि डिमांड जोन सेकंड की प्रोक्सिमल लाइन तक एंट्री आए नहीं। अगर मैं डेटा पे बात करूं तो ऐसा जनरली मैं ये कह सकता हूं कि आउट ऑफ 10
आपको एंट्री मिलेगी 4 या 5, और मार्केट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर में तो 3, मतलब आउट ऑफ 10 3 टाइम्स ही आपको एंट्री मिले। नॉर्मल मार्केट है तो 4 to 5 भी मिल जाए, कभी कभी 6 भी मिल जाते, बट देखिए बहुत बार एंट्री मिस तो होगी। आप सब लोग अवेयर है कि एंट्री मिस होने से आपका कोई भी लॉस नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब देखिए सबको सूट होने के अकॉर्डिंगली है कि आप ये सोचिए कि मुझे एंट्री कहाँ रखनी चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कहाँ रखता हूं, बट बेसिकली लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो इन दोनों लेवल को कंबाइन करके एंट्री यहीं रखते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि हाफ क्वांटिटी डिमांड जोन फर्स्ट पे बाई कर ले एंड हाफ क्वांटिटी डिमांड जोन सेकंड पे बाई कर ले। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि डिमांड जोन फर्स्ट से ही अगर प्राइस चली गई तो वो प्रॉपर ट्रेड जो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली उसमें आपने क्वांटिटी पूरी नहीं ली थी। बट हाँ, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे हाफ बाई करेंगे, हाफ यहाँ पे बाई कर लेंगे, तो एवरेज बाय डिफॉल्ट यहाँ का हो जाएगा। अगर एवरेज यहाँ का हो गया, अब ये ट्रेड है तो हमें आरआर भी अच्छा मिल जाएगा। कुछ लोग इसको बहुत इजी टास्क मानते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले यहाँ बाई करें और फिर वेट करें यहाँ तक का, फिर यहाँ बाई करें, एवरेज करें। कुछ लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। बेसिकली मैं जिसे बेस्ट मानता हूं, मैं मानता हूं ये वाली एंट्री इन दोनों के बीच में। इसमें भी एंट्री मिस होने के चांसेस हैं, बट इतनी ज्यादा मिस नहीं होती है, क्योंकि ये जो एंट्री है बेसिकली इसकी वीक पार्ट से भी थोड़ी सी ऊपर है। मैंने बहुत बार देखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि प्राइस यहां तक आती है और फिर यहां से ही चली जाती है। फर्स्ट डिमांड जोन स्टॉप लॉस होगा और सेकंड डिमांड जोन पे एंट्री नहीं मिलेगी, यहां से प्राइस अब चली जाती है। तो मैं बेस्ट मानता हूं इस टाइप की एंट्री को। हाँ, सेटअप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगे कि वाकई में ट्रेड बहुत ज्यादा पावरफुल है, रिस्क नहीं ले सकते यहां तक का, तो कभी कभी ऐसा तो है नहीं कि आज जो डिसाइड कर लिया उसी रूल के साथ में ही बने रह गए आप एंट्री को यहां पे भी रख सकते हैं। एंट्री भी मिस नहीं हुई, बस आरआर ही तो कम मिला ना वहां पे, क्योंकि क्वांटिटी तो इसी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर रहे हैं। तो यहां रखे या फिर यहां रखे या यहां रखे, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं जनरली यहां पे एंट्री रखता हूं इन दोनों के मिडल के अंदर में, और जब मुझे लगता है कि सेक्टर से लेके हर एक चीज प्रॉपरली कोइंसाइड कर रही है, कि जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो मैं फिर यहाँ पे भी एंट्री कर लेता हूँ बहुत बार। अब देखिए यहाँ पे ही बेसिकली 3 डिमांड जोन हो जाए तो एक डिमांड जोन और हो गया, तो ऐसे तो देखिए 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जो भी पास की 2 डिमांड जोन हो उनको मर्ज करना है, और जहां से उस मूव का ओरिजिन हो। बेसिकली अगर यहाँ पे कोई अनदर डिमांड जोन भी हो, लाइक इस टाइप से एक बेस कैंडल और है कोई, तो जरूरी नहीं कि आप फिर इसको भी मर्ज करें, लोअर दोनों को रख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ऐसे तो फिर फोर्थ हुआ तो फिर फोर्थ को मर्ज करेंगे तो एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लोअर 2 को मर्ज कर ले। बेसिकली अगर 3 जोन है तो फिर आप एंट्री यहां ना रख के यहां रख लें, कोई इश्यू नहीं है। अब मान के चलिए कि पैटर्न हो आपके पास में आरबीआर पैटर्न, दोनों के दोनों ही, मतलब प्राइस के अंदर में रैली थी कुछ इस टाइप से, एंड इसके बाद में अनदर मान लेते हैं कोई रैली है। मेक श्योर दोनों के दोनों जोन पास पास में हो, एंड इसके बाद में वापस से रैली कंटिन्यू। तो देखिए दोनों के दोनों पैटर्न ही आरबीआर हैं, इसमें ओरिजिन का कोई सेंस ही नहीं रहा। बस इस रैली के बीच में 2 पॉइंट ऐसे बन गए जहां पे पेंडिंग ऑर्डर है, तो सिंपल है दोनों को मर्ज कर लें यहां पे। मतलब डिमांड जोन फर्स्ट एंड डिमांड जोन सेकंड, और दोनों के अंदर में अगेन वही रूल, चाहे तो दोनों के बीच में एंट्री रख लें, चाहे तो लोअर लेवल पे रख लें, और चाहे तो दोनों को कंबाइन कर लें। उसका आइडिया, आपको कंबाइन करने का आइडिया ओवरऑल सेटअप की स्ट्रेंथ से भी पता लग जाएगा कि लोकेशन कितना ग्रेट था, क्लोजिंग कितनी अच्छी है, किसी हायर टाइम फ्रेम से प्राइस लौट के आ रही है, क्या WIT ट्रेड ले रहे थे बट उसे मंथली का भी सपोर्ट है, सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पे भी एंट्री रख सकते, दोनों के बीच में जरूरत ही नहीं है आपको। अगर यहाँ पे भी बैक टू बैक 3 जोन हो पास पास में, तो लोअर 2 को ही कंबाइन करना, अपर जोन को कंबाइन नहीं करना। और यहीं पे इन दोनों जोन में एक अच्छा खासा डिफरेंस है।
मतलब ऐसी कैंडल बीच में ना हो कि कुछ ऐसी कैंडल है, दोनों अलग अलग है सेपरेट, तो देखिए दोनों अलग अलग लेवल होंगे जो अभी तक हम चेक करते आ रहे हैं। फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से पे खेलना है। मतलब हम अर्जुन की दो पोजीशन अलग अलग मानेंगे, और फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा अर्जुन पावरफुल है, कौन से की क्लोजिंग अप है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था ना, कि ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि सप्लाई जोन जो है वो यहाँ है या फिर सप्लाई जोन यहाँ है। अगर सप्लाई जोन अपर जोन से डाउन साइड में है तो ये जोन पावरफुल हुआ, क्योंकि उस सप्लाई जोन को इसने खत्म किया है। और अगर इसके ऊपर में है तो हम ये कह सकते हैं ये भी पावरफुल है। वो चीज तब करनी है जब इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस हो, कैंडल कुछ इस टाइप से ना बन के एक अच्छी खासी एक्सप्लोजिव कैंडल दिखे आपको। तो दोनों जोन को हम सेपरेट ट्रीट करते हुए दो अलग अलग एंट्री होगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एंट्री लेनी कौन से लेवल पे। दोनों मर्ज नहीं होंगे, मर्जिंग ऑलवेज तभी करते हैं जब दोनों लेवल पास पास में हो। ये सिंपल सा लॉजिक है एलओटीएल का। लाइक कल हमने आईसीसी प्रू में भी तो मर्ज किया था सप्लाई जोन के अंदर में। जो डिमांड में रूल है ना वही सेम सप्लाई के अंदर में है। ये वाली ट्रेड जहां पे हमने एंट्री यहां रखी थी, ये दोनों पास पास में थे, हमने दोनों को मर्ज कर लिया था, 3 मिनट का लेवल था। देखिए इस टाइप के आप जब लेवल लेते हैं ना, एचआईटी के लेवल लेवल ट्रेड करना आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है इस लेवल पे ट्रेड करने की, मैं यहां पे एंट्री लूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मतलब देखिए यही टारगेट मानते हैं, टारगेट तो इसने बहुत ज्यादा डाउन साइड का दिया, मुझे पता था कि अच्छा खासा डाउन आएगा वहां तक। अब मान के चलिए हम 2:1 ही कैलकुलेशन करते हैं, यहां तक ही टारगेट रखते हैं। अब देखिए आज जो हम रूल पढ़ रहे हैं एंट्री का, अगर इन दोनों के बीच में एंट्री रखते हैं तो यही टारगेट मोर देन 4:1 जाता है। सेम टारगेट जो 2:1 था वो मोर देन 4:1 हो गया। और अगर हम एंट्री यहां ही लें डायरेक्टली अपर लेवल पे, तो यही ऑलमोस्ट 10:1 की ट्रेड हो गई। ये आरआर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कल मैंने दोनों को मर्ज इसलिए किए कि अननेसेसरी कहीं से भी एंट्री मिलके ट्रेड ना चल जाए, तो आप लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने दोनों को कल मर्ज किया। जब ऐसे आप ट्रेड लेते हैं दोनों को मर्ज करके, तो एक टाइम पे आपको धीरे धीरे आइडिया भी आने लगता है कि बेसिकली क्यों हर बार अग्रेसिवली ले रहे हैं। दोनों के बीच में ले लेते हैं या फिर यहां ले लेते हैं एंट्री, ज्यादा से ज्यादा मिस ही तो होगी ना। 5 मिनट पे कितने लेवल मिस होंगे, बट सोचिए आरआर कितना अच्छा मिलेगा। और चलिए यहां पे भी छोड़िए, यहां पे तो बहुत ही कम चांस हो जाएंगे ना अगर दोनों के बीच में एंट्री ले रहे हैं तो मिस होने के। तो आपको 4:1 से ज्यादा की ट्रेड मिल रही है। अभी मैं ये कहूं कि एच आई टी ट्रेड चलिए ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी की एच आई टी ट्रेड। एंटायर बिग ट्रेड लिस्ट के अंदर में से आपको 4 to 5 तो बेस्ट से बेस्ट एच आई टी ट्रेड मिल ही जाएंगे, जो बेस्ट से बेस्ट हो। उनमें से भी चलिए मान लीजिए कोई एक बेस्ट ट्रेडर, एक में ही हमें सिंगल में एंट्री मिली, एक सिंगल ट्रेड में हमें एंट्री मिली, तो आउट ऑफ 30 डे 20 डेज वर्किंग हुए, तो 20 ट्रेड तो हमें मिली ना। जो हम 10 ट्रेड की बात कर रहे थे, ना चाहते हुए भी वो 20 ट्रेड मिल गई हमें, और ना चाहते हुए भी 2:1 की जगह 4:1 मिल रहा है। तो सोचिए कैपिटल कितनी स्पीड से ग्रो करेगा आपका। बट यहीं पे लोग इसकी एक गलत लत ये भी लगा लेते हैं कि कैपिटल ग्रो कर रहा है एचआईटी ट्रेड से, तो वो हर एक एचआईटी ट्रेड ही ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं एचआईटी ट्रेड ही लेंगे, और धीरे धीरे अपना कंफर्ट जोन देखते हुए जो टेम्परेरी लेवल होते हैं उनको भी मार्क करने लग जाते हैं। तो जिस स्पीड से कैपिटल बढ़ रहा था ना, उससे डबल स्पीड से फिर वो कैपिटल डाउन भी आ जाता है, और एक बार डाउन आने लगता है तो पूरा डिसिप्लिन हम खो देते हैं और लॉस ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि लॉस जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए हम दौड़ने लग जाते हैं फिर। इसलिए मैंने आपको बोला कि इनिशियली फोकस करना है एमआईटी एंड डब्ल्यूआईटी से, उनके पीछे ही आपको डीआईटी एंड एचआईटी पे जाना है।
आपने 3 to 4 मंथ MIT WIT पे काम कर लिया ना, फिर आपको जो DIT HIT मिल रही है ना, उनकी एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट 80-90% होगी, और वो बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। डेली बेसिस पे हो सकता है 4 to 5 मिल जाए, बट आप डायरेक्टली अगर इस पे जंप करेंगे ना, तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग यहीं की यहीं भी रुक जाए नेक्स्ट 4 to 5 डेज में ही। तो जो प्रूवन रूल्स हैं कि टॉप डाउन अप्रोच करते हुए, फॉलो करते हुए क्वार्टरली का टाइम फ्रेम देखें, फिर मंथली पे आए, MIT ट्रेड देखें, WIT ट्रेड देखें, और उनका सपोर्ट समझते हुए फिर DIT HIT लें, वो सबसे बेस्ट ट्रेड होंगे आपकी। एनीवेज हम बात कर रहे हैं लेवल को कंबाइन करने पे। इस टाइप से आप लेवल कंबाइन कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों ही स्ट्रक्चर यहां पे आप देखेंगे, एक है कंटिन्यूस, एक है रिवर्सल। दोनों की दोनों भी कंटिन्यूस हो सकती थी अगर ये ग्रीन कैंडल ना होती, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे भी स्ट्रक्चर हो, हमें दोनों लेवल को मर्ज करने हैं। जब भी कभी डाउट लगे कि ओरिजिन कौन सा हो सकता है, दोनों को मर्ज करो, एंड वहां पे मर्ज करके जो बेसिकली अलग अलग टाइप से एंट्री हम देख रहे हैं, उनमें से आपके पास में चॉइस है। प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए है। मैं कहां पे एंट्री लेता हूं वो भी मैंने आपको बता दिया। कल मैं आपको बता रहा था कि अशोक लीलैंड, इसमें ट्रेड है WIT, वीकली लोकेशन, ये वीकली का लोकेशन है, अभी टेस्टेड है बट अभी जोन में ही है। ऐसा नहीं है कि ये लोकेशन हम ये कहें कि टेस्टेड हो गया तो इसको छोड़ने डायरेक्टली आप चले जाएं, यहां पे जाएं। अगर लेवल से बाहर नहीं निकली है प्राइस, लेवल में ही है, तो फिर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इसी का तो वेट कर रहे थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे लेवल में प्राइस है आप उसे टेस्टेड मानते हो डायरेक्टली दूसरा लेवल ढूंढने निकल जाएं। एनीवेज यहां पे हमें दिख रहा है कि ट्रेंड दिल्ली के ऊपर में अप हो चुका है। उस वीकली लोकेशन के साथ में आपको दिल्ली पे भी एक अच्छी स्ट्रक्चर दिख रही है यहां पे, बट हमें तो 125 या 75 मिनट पे जाना होता है। अब यहां पे देखिए, दो डिमांड जोन है आपके पास में, और दोनों पास पास में ही है। एक डिमांड जोन ये है, सेकंड डिमांड जोन ये है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में ही मैं आपको बता रहा था कि लेवल मर्ज कर सकते हैं। लाइक एंट्री एक बार के लिए यहां पे, क्योंकि डायरेक्टली स्टॉप लॉस पॉइंट ड्रॉ नहीं कर सकते आप एंट्री लाइन के बिना। स्टॉप लॉस तो आपका फिक्स है, यही होगा। अब आप एंट्री में चाहें तो यहां रख लें, चाहें तो यहां रख लें, और आप लोग चाहें कि लेवल वाकई में अच्छा है तो इस विंडो गैप पे भी रख लें। अभी शायद इस विंडो गैप पे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस ने इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोज होके डाउन नहीं आ रही है। क्लोज होके डाउन आए तो बात अलग है, तो क्या पता हमारे पास में अनदर लेवल ही बन जाए, एक दूसरी WIT ट्रेड या DIT ट्रेड मिल जाए। अगर यहां से ही प्राइस अप जाती है, लेट्स सपोज ये वीकली की बेस कैंडल ही बन जाए और नेक्स्ट वीक अनदर रैली बन जाए, तो एक नया वीकली का लोकेशन बनेगा। हो सकता है नई WIT ट्रेड बन जाए, हो सकता है नई DIT ट्रेड बन जाए। अभी जो ये दिल्ली की कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इन्हीं के बीच में ही वो 125 मिनट वाले जोन है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंट्री को यहां रख सकते हैं इस पॉइंट पे। 4.75 रुपीज का SL है, टारगेट जो भी अपोजिंग लेवल ऑफ सप्लाई होगा वो आप रख लीजिए। इस टाइप से आप लेवल को मर्ज कर सकते हैं। IOC, आप देखेंगे IOC के अंदर में एक नया वीकली डिमांड जोन रेडी हो रहा है। जो अशोक लीलैंड की बात कर रहे हैं ना, वही देखिए यहाँ पे हो रहा है। अशोक लीलैंड के अंदर में जो वीकली कैंडल है वो यहाँ पे है। इसमें हम मान के चलिए कि एक वीक एडवांस चल रहे हैं। ये इस वीकली सप्लाई जोन को खत्म करके एक बेस कैंडल बना रहा है, और अब एक अनदर लेगआउट बन चुकी है। क्या पता अशोक लीलैंड में भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, बट इसके अंदर में जो लेगआउट कैंडल है वो ऑलमोस्ट बनने ही वाली है, बट अभी लाइव है। आज वेडनेसडे हो चुका, हमें 2 दिन का और वेट करना होगा, फिर हम कह सकते हैं वीकली का लोकेशन बन चुका। सप्लाई जोन देखिए कहीं पे भी हो, हम तो ट्रेंड देखेंगे और ये देखेंगे एग्जीक्यूशन कहां पे। ये सब टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये कुछ गार्बेज लग रहा है, कुछ यहां जाके होगा। जब ज्यादा ऊपर हो ना, तो जरूरी नहीं है कि आप उस सप्लाई जोन को मार्क करें। आप नॉर्मली ऐसे ही देख लें कि यहां तक कुछ दिख नहीं रहा है, सब टेस्टेड है, गार्बेज है, यहां पे है, तो इतनी ऊपर क्यों मार्क करना।
मार्क कर रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लेवल तो याद रहेगा ना कि कब सप्लाई जोन को हिट होके प्राइस डाउन आ रही है। अगेन दिल्ली पे स्ट्रांगली ट्रेंड अप दिख रहा है यहाँ पे। 75 मिनट पे कुछ ऐसी पिक्चर है, कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगी। 125 मिनट पे जाते हैं। 125 मिनट पे जरूर पिक्चर ठीक लग रही है। एक तो ये पिक्चर है, इसमें बेस कैंडल ज्यादा है। हमें जो अच्छी बात लग रही है वो ये लग रही है कि एक लेवल तो ये है काफी नेरो, और एक लेवल इसके डाउन साइड में है ये वाला, तो इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। और ये दोनों जो लेवल हैं यहाँ पे बेसिकली ये यहीं पे है, इसी दिल्ली डिमांड जोन में, इस वाले एरिया में लेवल है। ये है दिल्ली 102। अब आप देखेंगे ये लाइन भी वहीं पे 102 ही है। मतलब जहां पे दिल्ली का डिमांड जोन स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं पे हमारा 125 मिनट के ऊपर में फर्स्ट डिमांड जोन है, और लोअर साइड के अंदर में जहां पे दिल्ली की डिस्टल है वहां पे 125 मिनट पे सेकंड डिमांड जोन है। तो हम क्या करें, इन लाइनों को तो डिलीट करते हैं, यहां पे रख लेते हैं एंट्री, एंड इसकी डिस्टल के नीचे रख लेते हैं स्टॉप लॉस 4 रुपीज के आसपास। और क्या पता ये टारगेट हमें 6:1, 7:1 या 10:1 भी दे दे ये ट्रेड, क्योंकि जिस हिसाब से मूव हो रहा है कोई सप्लाई जोन हमें क्वालिटी का दिख नहीं रहा है इसके अंदर में। हम ये भी कह सकते हैं यही वो डिमांड जोन है वीकली का जिसने इस मूव को खत्म किया है। सप्लाई जोन कुछ है नहीं, कंप्लीट एक बहुत बड़ी रैली पॉसिबल है, तो इस पूरी रैली को हम इंजॉय कर सकते हैं अगर हमें एंट्री मिली तो। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं यही है वो दिल्ली का डिमांड जोन, यही है वो ओरिजिन प्राइस का जिसने इस पूरी सप्लाई एरिया को खत्म किया। क्रॉस तो कर दिया प्राइस ने, डाउन आई, डाउन आके देखिए वापस से एक स्ट्रांगली अप मूव आया प्राइस में, इस एरिया से अप मूव आया, और इसी एरिया पे तो है 125 मिनट के दोनों जोन, और हमने दोनों को बस कंबाइन किया, सिंपल है। आप देखेंगे दिल्ली का ईएमए भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे प्राइस को, तो ईएमए सपोर्ट कर रहा, बिल्कुल बॉटम का हमने प्राइस एक्शन लिया है, 7/7 लेवल है, दोनों लेवल को मर्ज भी कर लिया, बिल्कुल सेफ खेलने के लिए, ना एंट्री मिस हो और ना अननेसेसरी एसएल हिट हो। लोकेशन एग्जीक्यूशन प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहे हैं, क्लोजिंग बहुत अच्छी है, एंड लेवल का अचीवमेंट देखिए, अचीवमेंट भी बहुत अच्छा है। तो हुई ना सबसे बेस्ट ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली ईएमए भी सपोर्ट कर रहा प्राइस को, तो इस टाइप से आप डब्ल्यूआईटी प्लान कर सकते हैं। बस फ्राइडे का वेट कर रहे हैं, फ्राइडे को कंफर्म हो जाएगी ट्रेड। ओके, अब इसी के अंदर में देखिए हमें एक चीज और दिख रही है कि यहां से प्राइस डाउन जा रही थी, कंसोलिडेशन हुआ, कुछ 3 रेड कैंडल बनी, और इसके बाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, मतलब बहुत अच्छा प्यारा सा क्वालिटी का डिमांड जोन दिख रहा है। अगर बाई चांस प्राइस कभी यहां तक आई तो मतलब इसने 2:1 दिया, 3:1 दिया और फिर यहां तक आ गई तो क्या प्रॉब्लम है। अभी एक मंथली का भी तो डिमांड जोन बनने ही वाला है, नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर में मंथली का डिमांड जोन भी बन जाएगा। उस मंथली के डिमांड जोन को कंसिडर करते हुए वीकली पे ट्रेंड तो अप ही है, क्योंकि बैक टू बैक देखिए सारे सप्लाई जोन ही ब्रीच हो रहे हैं। ये यहाँ पे सप्लाई खत्म, ये सप्लाई खत्म, प्राइस कंटिन्यूसली हाई पॉइंट पे ही जा रही है। अगर डाउन आई भी तो एक डिमांड जोन ही तो टूटेगा, ज्यादा से ज्यादा साइडवेज ही होगी प्राइस, उससे क्या फर्क पड़ता। ये था मंथली का लोकेशन, ये वाला जो कि ऑलमोस्ट अभी कंफर्म होने ही वाला है। और अब देखिए उसी मंथली लोकेशन को कोइंसाइड करते हुए कितनी अच्छी ट्रेड मिल गई गोल्डन क्रॉसओवर के साथ में। एंड रिमेंबर, चाहे यहाँ पे एंट्री मिले या यहाँ एंट्री मिले, टारगेट बहुत बड़ा होगा, 10:1 से भी बड़ा टारगेट यहाँ पे मिलेगा। और ये ट्रेड तो ऐसी है कि चाहे इसमें कभी भी एंट्री मिले, चाहे प्राइस ऊपर किसी सप्लाई जोन को भी हिट करके आती है, तो ये ट्रेड ऑलवेज वैलिड रहेगी, क्योंकि एक्चुअल ओरिजिन दिख रहा है, साथ साथ में ये भी दिख रहा है कितने क्वालिटी के सप्लाई जोन को खत्म किया है। नॉट ओनली दिस सप्लाई जोन, दिस सप्लाई जोन एंड दिस कंसोलिडेशन, मतलब इस टोटल कंसोलिडेशन को बैक टू बैक सारे सप्लाई जोन को इसी ने तो खत्म किया है। तो ये ट्रेड और भी अच्छी होगी, एमआईटी ट्रेड। अगर जब प्राइस डाउन आने लगेगी, बैक टू बैक डिमांड जोन टूटने लगेंगे, डेली वाले टूटे या फिर टेस्टेड हो,
देखिए अगर यहाँ पे ही प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई यहाँ पे सप्लाई जोन है लेट्स सपोज क्वालिटी का, इससे हिट होगी तो प्राइस के डाउन आने के चांसेस होंगे। अब प्राइस जैसे जैसे डाउन आएगी तो क्या करेगी, बेसिकली कुछ इस टाइप से, इसको हिट किया अप जाना, इसको हिट करना अप जाना, वापस से डाउन आना, लोअर लोज बना रही। तो यहां पे आपको DIT HIT शॉर्ट भी खूब मिलेंगी, जो हम ICICI प्रो में देख रहे थे कुछ उस टाइप से DIT HIT भी शॉर्ट खूब मिलेंगी। और जैसे ही प्राइस इस एरिया को हिट करेगी, काफी अच्छा एरिया है, तो प्राइस ऐसा तो नहीं कि सीधा ऐसे चली जाएगी, प्राइस तो ऐसे ही जाती है ना। तो यहाँ पे जो DIT HIT मिल रही है ये लॉन्ग की मिलती जाएंगी आपको। ऐसे ही प्राइस एक्शन चलता है हर एक स्टॉक्स में। डिमांड जोन में एंट्री भी मिलती है, कभी कभी प्राइस स्ट्रेट हो जाती है, बहुत सारे डिमांड जोन में एंट्री नहीं मिलती है। वो तब जब बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा हो, ऊपर प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, जो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना था वो पूरा कंसोलिडेशन यहीं पे हो गया। यहीं पे होके रह गया। और अब जो ब्रेकआउट आ रहा है वो कुछ इस टाइप से है, यहाँ कैंडल बने, फिर कोई बेस कैंडल बनी, एंड फिर अगेन इस टाइप की स्ट्रेट कैंडल, लाइक जो NMDC वगैरह में हुआ। तो ये पिक्चर इजीली चार्ट पे जब हम इनको देख रहे हैं ये सब चीजें, अब आप सोचिए आप इसका वेट करेंगे, इसका वेट करेंगे, तो जो आने वाली कैंडल होगी उनको लाइव देखेंगे ना अपनी आंखों से। आप जब से क्लासेस स्टार्ट हुए इन्हीं कैंडल्स को तो देखने लगे हैं, इससे पहले की कैंडल कभी लाइव देखी नहीं अपनी आंखों से। अब जब अपनी आंखों से इनको बार बार देखने लगेंगे तो ये पिक्चर माइंड कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे हम बात करते हैं बॉलीवुड मूवीज वाले एग्जांपल की, वही सेम चीज सिचुएशन चलेगी। जितनी ज्यादा माइंड आपका पिक्चर कैप्चर करेगा उतना ही आपको अच्छे से प्राइस एक्शन समझ में आएगा कि प्राइस कहाँ से लौटने वाली है, अब मुझे बुक कर लेना चाहिए, मुझे अग्रेसिव एंट्री लेनी चाहिए, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, हर चीज का आइडिया लगने लग जाता है। अब देखिए लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल के बाद में हम बात करते हैं मार्केट ट्रैप्स की। देखिए ट्रैप भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जनरली दो ट्रैप हैं जिनके नाम काफी लोग सुने रखते हैं कि वो ट्रैप कौन कौन से होते हैं, आपने शायद सुने भी होंगे। ट्रैप एंड उनके अंदर में दो नाम आते हैं, बुल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप। पहले तो ये समझते हैं कि ये दोनों ट्रैप कैसे हैं, फिर मैं कुछ एक और ट्रैप बताऊंगा आपको कि इंस्टीट्यूशंस के बेसिकली कैसे कैसे ट्रैप होते हैं। मतलब बुल ट्रैप बेयर ट्रैप तो वो हैं जो आपको बुक्स वगैरह में या फिर किन्हीं वीडियोस में देखने को मिलते हैं, बट जो इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रैप बनाते हैं वो ट्रैप कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपको प्राइस एक्शन से खुद समझ में आते हैं कि ये चीजें भी ट्रैप होती हैं। और वो ट्रैप लेवल आगे चल के नए नए भी फॉर्म होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुल ट्रैप की। बुल ट्रैप कैसे काम करेगा, ये मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, यहां पे देखिए प्राइस एक ही एक जगह पे रेंज बाउंड हो रखी है, हल्की सी अप जाती है, वापस से डाउन आ जाती है, वापस से अप जाना एंड अगेन डाउन आ जाना, मतलब कुछ इस टाइप का। डाउन साइड में हम कह सकते हैं एक सपोर्ट बना रही है, हम कह सकते हैं कि अप साइड में एक रेजिस्टेंस बना रही है, काफी लंबे टाइम से यहीं पे है प्राइस। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी डिमांड होगा कोई ना कोई, तभी तो प्राइस आके अप जा रही है, यहाँ पे कोई ना कोई सप्लाई होगा तभी तो इस सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आई, और यहाँ जो डिमांड था इसकी वजह से प्राइस अगेन अप गई। मतलब सारी की सारी एक दूसरे से टेस्टेड एंड नॉन ऑथेंटिक स्ट्रक्चर, टेस्टेड एंड नॉन ऑथेंटिक स्ट्रक्चर की वजह से ही ये क्रिएट होता है साइडवेज पैटर्न। फिर इनके नीचे यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जब लंबे टाइम तक एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्राइस मूव करती है एंड इसके बाद में कभी भी प्राइस में एक अप मूव आए, कुछ इस टाइप से, तो बेसिकली यहां पे ऐसा कहते हैं कि एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, और मेजर रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ तो दैट मीन्स आपको बाई करना चाहिए यहां पे, और प्राइस में एक अच्छा अप मूव आएगा।
टीवी पे भी खूब चीख-चीख के बोली जाती है ये बात कि एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, प्राइस ने काफ़ी लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन को खत्म किया है, आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। एंड जैसे ही यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर बाई करना स्टार्ट करते हैं, प्राइस जो है वो इस टाइप से भी आ जाती है। इसे ही बोलते हैं बुल ट्रैप। और ये प्राइस यहाँ पे इस टाइप से क्यों आती है? बिकॉज मे बी कि यहाँ पे कोई सप्लाई जोन हो क्वालिटी का। जैसे ही प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट करेगी, हिट करने के बाद में इमीडिएटली प्राइस के अंदर में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। मतलब जो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं अप साइड में, वो डाउन साइड के अंदर में एक ब्रेकआउट आ जाता है प्राइस में। यहां पे बेसिकली क्या होती है? नोवाइस बाइंग मिस्टेक। ये है सप्लाई जोन और इस पूरी पिक्चर को बोला जाता है बुल ट्रैप। डेफिनेशन है, दीज आर द सप्लाई जोन वेयर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस, और हम बोल सकते हैं नोवाइस ट्रेडर विल मेक नोवाइस बाइंग मिस्टेक। इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे सेल करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर सेल हो उनके लिए उन्हें चाहिए बायर। एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्राइस मूव कर रही थी, अचानक से बाइंग प्रेशर आया, नोवाइस ट्रेडर को लगेगा ये एक ब्रेकआउट है, यहाँ पे वो लोग बाई करते हैं। और जैसे वो लोग बाई करते हैं, उनके बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस की एक अच्छी खासी सेलिंग आती है वहां पे, और फिर प्राइस एक अच्छी खासी डाउन साइड में चली जाती है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, यहां से ये प्राइस कंटिन्यूसली बहुत ऊपर भी जा सकती है, बट वो कब जाएगी? अगर ये पूरी स्ट्रक्चर जो है, मान के चलिए इससे जस्ट पहले ये जब बना तो ये था एक मंथली का डिमांड जोन। मंथली के डिमांड जोन को हिट होने के बाद में ये पिक्चर बन रही है। डिमांड जोन को हिट हुई, प्राइस आई अच्छी खासी ऊपर से इस टाइप से, डिमांड को हिट होना, कंसोलिडेशन होना, और फिर ये पिक्चर बन रही है। तो यहां से प्राइस में एक अच्छा अप मूव भी आ जाता है कंसोलिडेशन के बाद में, आपने देखा। बट वो जरूरी थोड़ी ना ऐसे डायरेक्टली है, हमें तो ये भी पता है कि प्राइस यहां तक जाएगी, यहां तक जाने के बाद में वापस से हो सकता है किसी डिमांड जोन में एंट्री देने आए एंड यहां से बूम आए। ऐसा ही होता है, हमने तो ऐसा ही देखा ना कंफर्मेशन एंट्री वगैरह में। ये भी ऑलमोस्ट वही पिक्चर है। यहां पे कोई लोअर साइड में अगर डिमांड जोन नहीं है, प्राइस अप साइड से आ रही थी और फिर कंसोलिडेशन होता, लोगों को लगेगा कि अप मूव आ सकती है, बट अगेन किसी क्वालिटी के सप्लाई जोन को टेस्ट करते ही प्राइस अच्छी खासी डाउन जा सकती है। इसे ही बोला जाता है बुल ट्रैप। एक होता है बेयर ट्रैप। वो कैसे काम करता है? अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगी, सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। इस बार क्या होगा? प्राइस अप जाने की वजह प्राइस यहां से आएगी डाउन, और लगेगा कि एक मेजर सपोर्ट ब्रीच हो चुका, प्राइस में एक फ्री फॉल आ चुका, और अब यहां से एक अच्छा खासा फ्री फॉल कंटिन्यू रहने वाला। एंड अगेन यहां के बाद से प्राइस ऐसे चली जाती है। ऐसा भी बहुत बार होता है। जब भी ऐसी स्ट्रक्चर बने तो उसे बोलते हैं बेयर ट्रैप। बुल ट्रैप में प्राइस डाउन साइड में जाती है, बेयर ट्रैप में प्राइस अप साइड में जाती है। और ये स्ट्रक्चर भी बन सकती है किसी भी डिमांड जोन की वजह से। लाइक हो सकता है कि यहां पे कोई डिमांड जोन हो, एंड डिमांड जोन को हिट होने के बाद में उस डिमांड जोन में जैसे ही आपको एंट्री मिलेगी, प्राइस रॉकेट हो जाएगी। हो सकता है ये सेम टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो सकता है ये क्वार्टरली का हो सकता है मंथली का हो, और ये पूरी स्ट्रक्चर डेली पे बन रही हो, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि एक प्राइस मंथली के डिमांड जोन को हिट कर चुकी है आपके सामने, और फिर ये कंसोलिडेशन बन रहा, लाइक जो अभी हमने प्रीवियस के अंदर में बताया, यहां पे जो मैंने आपको बताया था, तो यही सेम पिक्चर हो सकता है कि मंथली डिमांड जोन को हिट होने के बाद में बने,
और एक बार प्राइस वापस से लो लगाए, और वापस से जब लो लगाए तो वो लो इसी वजह से हो सकता है कि उस दिल्ली के डिमांड जोन पे जिसने कंफर्मेशन दी है किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करने की, बस वहां तक हमें एंट्री मिल रही हो। ये चीज तो आप लोग देखते ही है ना, सप्लाई जोन से प्राइस अप जाएगी तो इमीडिएटली थोड़ी ना एंट्री मिल जाती है, बहुत बार काफी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में एंट्री मिलती है। और ये पैटर्न जो है ये चाहे 60 मिनट हो, 125 हो, 75 हो, हर जगह मिलते हैं। आप 15 मिनट की चार्ट की स्ट्रक्चर ओपन कीजिए, अलग अलग चार्ट की 15 मिनट, 60 मिनट, उन पे ऐसा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। और डेली बेसिस पे बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं कि प्राइस अब अगर अप जाएगी तो यहां से ब्रेकआउट मानेंगे, डाउन जाएगी तो यहां से डाउन साइड का ब्रेकआउट मानेंगे, हम उस अकॉर्डिंगली बाई एंड सेल करेंगे। अगर इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, तो जो आज स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है वो कभी कुछ इसी टाइप से ट्रैप करके, पेयर ट्रैप से ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस कंटिन्यूसली लो आई, लो आते टाइम प्राइस ने देखिए क्या किया, कुछ इस टाइप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिए। यहां तक की पिक्चर देखिए सिर्फ, सबको यही लग रहा है प्राइस डाउन जाने की कोशिश कर रही है, अप जाने की कोशिश कर रही है, डाउन अप, बट कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही है। और जैसे ही प्राइस ने इस लो को भी ब्रीच किया तो सबको लगा कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा यहां पे, और यहां से ही प्राइस रॉकेट हो गई। यहां से प्राइस रॉकेट क्यों हुई है, क्योंकि यहां पे ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे पहले एंट्री नहीं मिली है। फर्स्ट टाइम एंट्री थोड़ी सी रह गई थी, सेकेंड टाइम इसमें प्रॉपरली एंट्री मिल गई, इसके बाद में कभी भी प्राइस डाउन नहीं आई और आज यहां ट्रेड कर रही है। और यहां पे क्यों हर जगह ये बार बार होती है पिक्चर, इसके बाद में भी देखिए दोबारा भी हुई है, ये यहां पे दोबारा से कुछ ऐसी पिक्चर बनने लग गई। यहां से डाउन आई, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही कैंडल में डाउन आए, तो लोगों को लगेगा कि वापस से डाउन आ सकती, यही सिंगल कैंडल होती तो लोग मानते कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल रहा हमें यहां पे सेल करने के लिए। ये भी अप गई है ना, जो डाउन आके, जो आप ये डेली पे कंसोलिडेशन देख रहे थे ये यहाँ पे कंसोलिडेशन था, और ये जो अप गई है वो इसी वीकली के डिमांड जोन से एक प्रॉपर WIT ट्रेड से अप गई है प्राइस। यहाँ पे देखिए पिक्चर वही सेम चीज रिपीट कर रही है, सेम डे के लिए वहीं की वहीं रह गई, नेक्स्ट डे वापस से वैसी की वैसी ही कैंडल बना दी, ना अप जा पा रही है ना डाउन जा पा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई ना कोई सप्लाई जोन प्राइस को ज्यादा अप जाने ही नहीं दे रहा है, प्राइस वहीं की वहीं एक ही एक जगह रेंज बाउंड हो रही है। ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये एक बार के लिए रेड कैंडल बनी थी यहाँ पे, और ये जो रेड कैंडल है वो इमीडिएटली इस डिमांड जोन को हिट करते के साथ ही ग्रीन में कन्वर्ट हो गई और प्राइस अप चली गई। ये चीज 15 मिनट पे भी, मतलब कुछ एक लोग हैं जो कि मुझे कंटिन्यूअसली सेंड करते रहते हैं कि सर ये देखिए बेयर ट्रैप, ये बुल ट्रैप, मतलब 15 मिनट पे उनको डेली बेसिस पे एग्जांपल मिलते रहते हैं। कभी भी कोई भी कंसोलिडेशन किसी भी डिमांड सप्लाई को हिट करके वो वापस से चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस डाउन गई है तो फिर वो डाउन ही जाएगी। अगर वो क्वालिटी के डिमांड जोन को हिट करता है तो प्राइस वहां से रॉकेट हो सकती है। ये देखिए कितने लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशन चल रहा है प्राइस के अंदर में, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही है प्राइस, बहुत लॉन्ग टाइम तक कंसोलिडेशन चला। अगर इस मूव को छोड़ देना एक बार के लिए, इस मूव को, तो आप कंसोलिडेशन को आप देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक, जो कि स्टार्ट हुआ कुछ यहां से और कहां तक चल रहा है, ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक, मतलब जैन 2019 से स्टार्ट होके जुलाई तक चल रहा है ये, ऑलमोस्ट 6 मंथ तक कंसोलिडेशन। एक बार प्राइस बीच में डाउन आई, लोगों को लगा ये कंसोलिडेशन टूटेगा, बट इस डिमांड जोन को हिट करके वापस से अप चली गई, वापस से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। लोगों को लगा कि अब तो टूटना चाहिए, किधर ना किधर अप जाएगी तो बाई करेंगे, डाउन जाएगी तो सेल करेंगे। जैसे ही प्राइस ने दोबारा लो लगाया, लोगों ने खूब दबा के सेलिंग स्टार्ट की कि इस बार तो फ्री फॉल है, और यहां से ही आप देखेंगे प्राइस ने एक इमीडिएटली एक हाई दे दिया। क्यों? इस डेली डिमांड जोन के नीचे जो और डिमांड जोन आपको दिख रहे हैं,
ये देखिए मंथली पे कंसोलिडेशन, ये डाउन आते ही मंथली के डिमांड जोन को हिट की प्राइस, वीकली के भी डिमांड जोन को हिट की प्राइस, और यहां से फिर प्राइस रॉकेट हो गई। यहां पे मैंने इसके एनआईटी टेक की कॉल दी थी एक 2 रुपीज पे। कैन यू इमेजिन, वो 2 रुपीज का जो ऑप्शन है वो 150 हो गया। 150, 2 रुपीज का ऑप्शन 150। उस केस में इसकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी जब कॉल दी एक्सट्रीमली लो थी, एक्सट्रीमली लो, और जैसे ये रॉकेट हुआ एक्सट्रीमली हाई चली गई, तो डायरेक्शन से भी ज्यादा बेनिफिट मिला इंप्लाइड वोलेटिलिटी का। उसी वजह से 2 रुपीज का ऑप्शन 20 हो जाता, 30 हो जाता, 40 हो जाता, 50 भी हो जाता, बट वो 150 हो गया। अब देखिए आजकल जो ट्रैप बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। मान के चलिए कोई हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, क्वार्टरली या मंथली, मंथली मान लेते हैं, वो तो स्टॉप लॉस हो जाए और लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन चल जाए। या फिर एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो कि जो हम यहां पे पिक्चर देख रहे थे, ये वाली पिक्चर, अब आपको पता है कि दोनों के दोनों पास के पास में डिमांड जोन बन गए, ये वाले डिमांड जोन तो आपने कंसीडर कर लिया, मतलब एक ही तो मूव का पार्ट है ये, यहां से लेके यहां तक एक ही तो सिंगल मूव है। बट एक बार के लिए मान के चलिए कि यहां पे, इस पिक्चर को मैं कॉपी करता हूं। अब एक बार के लिए डिमांड जोन फर्स्ट को भूल जाइए, ये हो भी चाहे ना भी हो, इसको एक बार छोड़ दीजिए साइड में। हम बात करते हैं इस वाले डिमांड जोन की, और ये जो डिमांड जोन है वो यहां ना होके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो, मतलब बहुत पुरानी मूव का पार्ट हो। देखिए लॉजिकली तो ये भी तो एलओटीएल ही हुआ ना, बट हम एलओटीएल में क्या बात कर रहे थे कि सेम मूव पे अभी रिसेंटली जो कैंडल बनी है उन्हीं के बीच में दो लेवल हैं। यहाँ पे जो रिसेंटली कैंडल फॉर्म हुए उन्हीं के बीच में तो है दोनों लेवल, बट यहाँ पे देखेंगे ये तो एक पुरानी हिस्ट्री है, उसके बाद से तो एक नया प्राइस सेक्शन बन चुका है, एक नई मूव बनी है, और ये दूसरी मूव है। पहले सिंगल मूव में थे, अब देखिए ये कंप्लीटली अलग सेपरेट मूव के अंदर में। और कभी कभी तो हो सकता है कि आपको चार्ट को मिनिमाइज करने पे दिखे, मतलब ये जो मूव है ये बहुत बड़ी यहां से लेके यहां तक हो और फिर जाके हो ये डिमांड जोन, ये स्ट्रक्चर यहां ना हो के यहां हो। बहुत बार क्या होता है, प्राइस जो है यहां तक आएगी, कंसोलिडेट करेगी, स्टॉप लॉस करेगी और लोअर डिमांड जोन को हिट करके फिर रॉकेट होगी। जो एग्जांपल हम एम एंड एम फाइनेंस के अंदर में बात कर रहे हैं इतने दिन से, ये देखिए ये एक अलग मूव है, ये एक अलग मूव है। यहां पे ही कोई दूसरा जोन होता, लाइक ड्रॉप बेस रैली और एक अनदर बेस कैंडल हो के फिर रैली हो, तो एलओटीएल में कंसिडर कर ही लेते यहां पे। बट ये एक अलग मूव है और ये एक कंप्लीटली अलग मूव है। तो अगर ऐसा कोई बैक साइड में डिमांड जोन बन रहा है ना, तो इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि प्राइस यहां तक आए। इस पॉइंट पे हो सकता है ना तो कोई वो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, वो यहां का ही वेट कर रहे हैं कि इसी एरिया तक प्राइस आए। और जब बेसिकली किसी सप्लाई जोन को हिट हो जाती है तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लाइक यहाँ पे प्राइस ने सप्लाई जोन को हिट तो किया ही है। सप्लाई जोन को प्राइस ने हिट किया तभी तो हमने इस एरिया पे एंट्री नहीं ली, ये लेवल हमें बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक प्रॉपर डाउन मूव है, एक प्रॉपर ओरिजिन है, उस ओरिजिन पे ही प्राइस आई और अभी भी वही है लेवल, ब्रीज थोड़ी ना हुआ। बट इस लेवल को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इसी लेवल ने ये पूरा कंसोलिडेशन खत्म किया, और ये इसके बिल्कुल बैक साइड में, जिसे हम एलओटीएल ना बोल के ट्रैप ही बोलते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप अशोक लीलैंड में ही चेक कर सकते हैं। अभी अशोक लीलैंड में ऐसा ही हुआ था, ऑलमोस्ट सेम एम एंड एम फाइनेंस वाले ही स्ट्रक्चर है अशोक लीलैंड में। अब दिखाऊं प्राइस यहां से क्यों आई है। जब प्राइस डाउन आ रही है ना एक अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर से,
प्राइस चल रही इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से। नो डाउट बहुत अच्छा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। ये वाला तो पहले ही चल चुका, ये वाले ने रोकने की कोशिश की बट नहीं चला ये डिमांड जोन। हो सकता है सेलिंग प्रेशर बहुत हाई हो। ये वाला डिमांड जोन वो डिमांड जोन है जिसने अशोक लेलैंड को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया। इस पूरी मूव को खत्म किया इस वाले डिमांड जोन ने। इसी डिमांड जोन पे हमें एंट्री मिली। एंट्री मिलने के बाद में प्राइस कंटिन्यूसली अप जा रही है और अप जाते जाते इस वाले सप्लाई जोन पे, क्योंकि और तो सारे टेस्टेड दिख रहे हैं, ये तो इसी कैंडल से टेस्टेड हो गया ना ये वाला। तो इस वाले सप्लाई जोन को खत्म तो कर दिया प्राइस ने, आप देखेंगे, क्योंकि इसकी डिजिटल लाइन कहां होगी यहां पे। बट शायद मे बी स्टॉप लॉस भी नहीं हो पाया प्रॉपरली, और क्लोजिंग तो बिल्कुल ही नहीं हुई वो, की क्लियरली दिख रही हमें। प्राइस वहां से डाउन आ गई, कोई ना कोई सेलिंग प्रेशर फील हुआ प्राइस को, और यहां से डाउन आके ही प्राइस इस टाइप से कंसोलिडेट कर रही है। एक बार के लिए गई प्राइस अप, इस वाले लेवल ने रोक के रखा, इस वाले लेवल ने प्राइस को रोका यहां पे। बट अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये जो लेवल है वो स्टॉप लॉस हो गया, और फाइनली प्राइस चली कहां पे है, इस वाले लेवल से। मतलब ये एक प्रॉपर आपको मूव दिख रही है। यहां पे सब लोग यही सोचेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए डेफिनेटली बाई करना चाहिए, इस लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इस कैंडल से स्टॉप लॉस नहीं हुआ प्राइस का, बट इस कैंडल से तो स्टॉप लॉस हो ही गया। एंड यहां पे तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस कितना भी वाइड रखते वो तो हो ही गया, और इस वाले एरिया से प्राइस चल गई। और जैसे इसको हिट करी है ना, फिर सारे डिमांड जोन रेस्पेक्ट कर रहे हैं। जो गार्बेज बन रही है वो भी रेस्पेक्ट हो रही है, ये गार्बेज भी रेस्पेक्ट हो रही है। ईएमए स्क्वीज होता गया, ईएमए को बार बार अप जा चुकी थी, और ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आ गया। हाँ, इन्हीं को कुछ इस टाइप से ट्रायंगल पैटर्न बना देते हैं लोग, कि ब्रेकआउट आएगा किधर की साइड में आएगा, कि किधर भी ब्रेकआउट आए उधर ही बाई कर लेंगे। अप साइड में आए तो बाई, डाउन साइड में आए तो सेल, ऐसा लोग सोचते हैं। बट जब ऐसी पिक्चर है तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ब्रेकआउट अप साइड में ही आएगा यहाँ पे। काफी लोगों को तो मैंने पर्सनली बोला जिन्होंने मेरे से व्यू मांगा, स्टूडेंट ने, कि यहाँ से ब्रेकआउट ही आएगा। तो मतलब बैक साइड में कोई भी ऐसा लेवल होना वो ट्रैप कर सकता है, ये चीज ध्यान में रहे। और स्पेशली जब किसी सप्लाई जोन को प्राइस हिट कर चुकी है, आपको एक बहुत अच्छा गुड लुकिंग लेवल दिख रहा होगा बट वो उतना अच्छा नहीं होगा। अब देखिए एक चीज और बताता हूं आपको कि एक ट्रैप क्या है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो और डेली का डिमांड जोन चल जाए। निफ्टी रियलिटी की बात करते हैं, ऐसा हुआ नहीं बट बहुत सारी पिक्चर हैं ऐसी जिनमें होता है। एक बार के लिए मैं आपको बताऊं, निफ्टी रियलिटी के अंदर में हमने जो अभी तक पढ़ा वो ये कि ये सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हैं एक दूसरे से। ये इससे, ये इससे, ये इससे, और यहां से एक अप मूव आया और प्राइस अप गई तो इस सप्लाई एरिया को भी टेस्ट कर दिया। फिर प्राइस डाउन आई, ये भी टेस्टेड हो गया। हम मान के चले कि ब्रेकआउट आए। जैसे इस मंथली के डिमांड जोन को हमने देखा, यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पे बेस कैंडल की विक बहुत ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट लेग आउट के बराबर हम विक बोल सकते हैं इस मंथली डिमांड जोन की। इस पूरी मूव को जब मैं वीकली पे देख रहा था तो देखिए इस पूरी मूव में इन सभी ग्रीन कैंडल के बीच में एक ही रेड कैंडल है, ये वाली। इन सभी ग्रीन कैंडल के बीच में एक ही रेड कैंडल है, ये वाली। रेड कैंडल क्या सिग्निफाइज करती है कि प्राइस ओपन होने के बाद में यहां तक आई थी। मतलब इस वाले डिमांड को खत्म करने में, इस वाले सप्लाई जोन को खत्म करने में प्राइस ने जो स्ट्रगल किया वो कुछ इस टाइप से है कि प्राइस यहां तक गई, जाने के बाद में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक बार के लिए रेड कैंडल बनी और फिर प्राइस ने इसको खत्म किया। तो जो ओरिजिन है ना वो इसकी वीक के बीच में है, इसकी लोअर वीक पे है। और डेली पे देखिए वो कितना क्लियरली दिख रहा है, ये वाला ओरिजिन। ये तो मैंने बताया ना कि मार्केट हर चीज ही फेवर कर गई। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे स्टॉक्स ही, मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स डिमांड में आ गए, उस वजह से प्राइस यहां तक नहीं आई। अदरवाइज मंथली का डिमांड जोन तो ऑलमोस्ट ब्रीच हो ही चुका है।
मे बी कि किसी का स्टॉप लॉस नहीं हुआ हो, हल्का सा वाइड रखा हो, बट डिमांड जोन की डिजिटल लाइन ब्रीच हो चुकी है। आप चेक करेंगे, बहुत बार मैंने देखा है कि प्राइस डिजिटल लाइन ब्रीच होना, ये थी मंथली की डिजिटल, ये ब्रीच होना, और फिर आती है इस एरिया तक। मतलब ये एक वो ओरिजन है जहां से बुल रन स्टार्ट होने वाला था, बट यहां तक प्राइस नहीं आई। मैं खुद वेट कर रहा था कि इस एरिया तक आए, बट इसी में क्या फेडरल बैंक वगैरह मेरे इन सब में आपकी बार बहुत बार हर जगह मिस हो गई, क्योंकि सारे स्टॉक्स वगैरह ही डिमांड जोन पे आ गए। बट रिमेंबर, कभी भी ऐसी पिक्चर बने आपके पास में, भले ही मिस हो गई हो, बट इस प्रिंसिपल को इग्नोर नहीं करना। जिस दिन आएगी तो हर एक स्टॉक में एक साथ ही आएगी। आप सोचेंगे कि इतना अच्छा मंथली का डिमांड जोन कैसे टूट गया। ये देखिए, ये भी तो दिल्ली का वही है ना, डिमांड अच्छा खासा दिख रहा है, ये भी तो ब्रीच हो ही चुका है, ये दिल्ली का डिमांड जोन, ये उसी मंथली के तो बॉटम पे है, ये ब्रीच हो चुका है। और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है जब मैंने डीएलएफ की स्ट्रक्चर देखी। और मैं आपको बताऊं, डीएलएफ और निफ्टी रियल्टी तो दोनों सेम सेम ही चलते हैं। तो इसके अंदर में भी मंथली पे डिमांड जोन था, और इसकी भी देखिए बेस कैंडल की लेंथ कहां तक है। ये ब्रीच नहीं हुआ, बट इसमें भी सेम सीन है। इन सारी ग्रीन कैंडल के बीच में ये एक सिंगल बेस कैंडल होना, सॉरी सिंगल एक रेड कैंडल होना, ये वाली। दैट मीन्स ये भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है, इस पूरे सेलिंग प्रेशर को खत्म करने में एक बार तो प्राइस डाउन आई थी और फिर अप मूव आया प्राइस में। दैट मीन्स ओरिजिन यहां कहीं के आसपास होना चाहिए। और ये था डीएलएफ के अंदर में एक बहुत अच्छा जोन। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने डीएलएफ के अंदर में जो होल्डिंग पड़ी है वही पड़ी है। मैंने यहां पे डीएलएफ को बाई नहीं किया। मतलब ये जो रैली चल रही है, मैं इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं ऑनेस्टली, क्योंकि मैं इस लेवल का वेट कर रहा था 220 का। बट मैंने एक अच्छी चीज और क्या देखी, जो मान लीजिए किसी ने रैली को एंजॉय कर भी रहे हैं जो लोग, मैं गारंटी के साथ में ये भी बोल सकता हूं कि उन्होंने यहां पे भी ट्राई किया होगा, तो उनका यहां पे स्टॉप लॉस भी हुआ। और वो तो एवरेज कर करके एंजॉय कर रहे हैं। चाहे ऑप्शन की पोजीशन है तो हो सकता है उस मंथ जीरो हुई है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी जीरो हुई और फिर प्रॉफिट बना रहे हो वो। बट मुझे ना यहां लॉस लगा ना यहां लॉस लगा। यहां लॉस इसलिए नहीं लगा, एंट्री नहीं ली। यहां पे भी लॉस इसलिए नहीं लगा क्योंकि एंट्री मिली ही नहीं, दोनों केस के अंदर में। बट हाँ, एक चीज कंफर्म थी कि ऐसी सिचुएशन पे 80-90% केस में प्राइस यहां तक आती है, इंस्टीट्यूशन ट्रैप करते हैं। अगर मुझे यहां पे एंट्री मिलती तो एक परफेक्ट एंट्री होती है एक बुल रन के लिए। तब तक मेरी होल्डिंग पड़ी है वो तो है ही है, बट यहां पे मैं खुद फ्यूचर बाई करने वाला था कि फ्यूचर बाई करें फिर ऑप्शंस पे पोजीशन बनाएं कुछ। मुझे अभी तक भी डाउट है डीएलएफ में कि कहीं इस वाले सप्लाई जोन से डीएलएफ डाउन ना जाए, इस एरिया से कहीं से। जब तक डीएलएफ इसके ऊपर में नहीं निकलता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं लॉन्ग होने की नहीं सोच रहा हूं। अभी भी जो ये वीकली का सप्लाई जोन है, आप देखेंगे इसकी रेंज यहां तक है। वीकली पे पिक्चर देखें, और ये सप्लाई जोन ने क्लोजिंग दी है इसके डाउन साइड में, और इसकी डिस्टल है यहां तक। तो इस दिल्ली की स्ट्रक्चर को ये सोच के खुश ना होए कि ये इसको खत्म कर रही है, ये टोटल गार्बेज एरिया है। आप ये सोचें कि यही है ओरिजिन प्राइस का, नहीं, ये नहीं है ओरिजिन। ओरिजिन है ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, जो कि आपको वीकली पे क्लियरली दिख रही है। यहां से तो है ही है सेलिंग प्रेशर, बट यहां के बाद में जब प्राइस डाउन आ रही थी, एक बार के लिए अप जाना प्राइस को, और फिर ये प्राइस अच्छी खासी डाउन आना, तो सेलिंग प्रेशर तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना, ओरिजिन तो यही हुआ पॉइंट। और अभी ये खत्म थोड़ी ना हुआ। तो प्राइस यहां से कहीं से भी वापस डाउन आ सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं, क्या दोबारा एंट्री मिल जाए। बट मुझे एक चीज बता है कि जब भी मुझे एंट्री मिलेगी, मतलब मैं तो वेट कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग, जो भी पर्सन लॉन्ग हो रहे, उनको समझ में नहीं आएगा ये हुआ क्यों, ये डाउन वापस क्यों आ गई। सब कुछ इतना अच्छा था तो निफ्टी रियल्टी में,
वापस से डाउन नहीं आनी चाहिए थी। रिमेंबर, एंट्री मिस होने से कोई भी नुकसान नहीं है, उसके बेनिफिट इतने ज्यादा हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो आपको स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना सिखा देती हैं। जिस दिन अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आए, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, बट जिन लोगों की ये एंट्री मिस हुई है उन लोगों के लिए ये चीजें एक एग्जाम्पल सेट हो जाएंगी। लाइक इंडिया बुल रियल एस्टेट में भी ऐसा ही हुआ कुछ, उसमें भी तो ये डिमांड जोन टूटा है। इस वाले सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आई इंडिया बुल रियल एस्टेट में। आपको नहीं लगता कि इस पूरी मूव को ध्यान से देखें, इस पूरी मूव को खत्म करने में इसको एंड इसको, इस वीकली की जो बेस कैंडल है जो बिल्कुल डोजी टाइप से दिख रही है, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस वाली का आप देखेंगे इसी की बॉडी से इंडिया बुल चला है, इसी की बॉडी से आईबी रियल एस्टेट चला। उससे पहले ये जोन भी स्टॉप लॉस हुआ है और ये एरिया भी स्टॉप लॉस हुआ। और मैं बताऊं, इसमें भी जो ओरिजिन था ना वो यहां पे है, इसके वीक पे दिल्ली पे, जो मैं आपको बता रहा था उस दिन, ये वाला ओरिजिन। अगर अभी आईबी रियल एस्टेट वापस से डाउन आ जाए किसी भी वजह से इस एरिया में, तो मैं गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि 95% प्लस लोग इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे कि यार ये नहीं चलना है स्टॉक, इससे एग्जिट हो लें तो ठीक रहे। और मैं शायद अच्छे से एवरेज करूं वहां पे, और मैं ही क्यों, जो ये कंसेप्ट समझ रहे हैं वो सब लोग एवरेज करें। जबकि इसमें भी आप देखेंगे मंथली का डिमांड जोन था ये, बट क्या अच्छा इस डिमांड जोन में, मतलब इसकी जो क्लोजिंग है इस वाले मंथली के डिमांड जोन की, वो आप देखेंगे इसकी क्लोजिंग इस बेस कैंडल के भी ऊपर नहीं है, इस बेस कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग नहीं है। और प्राइस जो डाउन आ रही है वो वीकली के एकदम से बॉटम, मतलब टॉप, एंड ये मंथली का सप्लाई जोन, इसको हिट करके डाउन आ रही है। तो जो ओरिजिन है वहां तक प्राइस आएगी ही आएगी ना, और अभी प्राइस ओरिजिन तक ही चल रही है। और निफ्टी रियल्टी अगर उस लेवल तक आता, डीएलएफ उस लेवल तक आता, तो ये भी कंफर्म था इस लेवल तक आना। और गोल्डन क्रॉसओवर भी बिल्कुल इसी पॉइंट पे है। और बताता हूं इसका एग्जांपल, जो मिस हुए हैं वही मैं बता रहा हूं आपको। ये तो एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड थी, हम डिस्कस कर रहे थे। मंथली का लोकेशन कैनरा बैंक में, वीकली पे ट्रेंड क्लियरली अप, एंड दिल्ली के ऊपर में ये एग्जीक्यूशन था कैनरा बैंक का, और जो कि चल रहा है अभी भी अच्छी खासा, इसने टारगेट भी दे दिया है। टारगेट भी अगर आप इस वीकली के सप्लाई जोन को माने तो कब का दे चुका है ये। बट अगर वो सभी डाउन आते हैं ना, तो आपको पता है इस वीकली के डिमांड के नीचे, मतलब उस मंथली के डिमांड जोन के नीचे, ये जो मूव है, ये वाली मूव, देखिए ये वही तो चीज है कि यहां से ये कैंडल इतनी अच्छी बन रही थी और बनते बनते रह गई। क्लियर है कि बनते बनते रह गई, वरना बहुत अच्छी लेगआउट बन रही थी ना, ये वाली रैली बेस रैली पैटर्न बन रहा था। और ये रैली बेस रैली पैटर्न बनते बनते रह गया। हो सकता है वीक के एंड में कोई सेलिंग प्रेशर आ गया, उसी वजह से तो रह गया। प्राइस डाउन आई है यहां से, और अब कहां से गई है, इस एरिया से। यहां से अप जाना और इस एरिया से एक सेलिंग प्रेशर आना और प्राइस को ले आया इस पॉइंट तक, और फिर ये पूरा ओरिजिन स्टार्ट हुआ यहां से, और इस एरिया को होल्ड किया वीकली ये मैंने। तो ऐसे में मंथली के डिमांड जोन भी टूट जाते हैं। भले ही ये एंट्री नहीं आई हो, बट मैं आप लोगों को ये पिक्चर समझाना चाह रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसे केसेस होंगे। ओरिजिन तक प्राइस आ सकती है। निफ्टी पीएसयू बैंक भी ओरिजिन तक नहीं आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी ओरिजिन तक नहीं आया। अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक भी ओरिजिन तक नहीं आया था। और इसी वीकली डिमांड जोन में जो आपको ये कैंडल दिख रही है हैमर टाइप से, इसी हैमर में देखिए डेली इसी बॉटम पे मैं आपको जोन दिखाता हूं, ये वाला जोन, यही तो है पूरी मूव का ओरिजिन। भले ही इस प्रीवियस लेवल की रिएक्शन हो, बट मूव तो यहां से ही बनी है।
वो चीज अलग है कि इस लेवल में कुछ भी बुरा नहीं है इस वाले लेवल में। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइस ने यहां तक बार बार इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और खत्म किसने करवाया? खत्म इसी ने करवाया। तो इस लेवल में क्या बुरा है? एमआईटी ट्रेड है, कोई इश्यू नहीं है, लेनी चाहिए। बट कभी कोई एमआईटी स्टॉप लॉस हो ना, तो ऐसे में दोबारा से एक री एंट्री प्लान कर सकते हैं जब ऐसी पिक्चर हो। ये रेवेंज लेना नहीं हुआ कि उसी स्टॉक में क्यों फंस रहे हैं अननेसेसरी। ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है जो आपकी एमआईटी आपको 2:1 देने वाली थी, तो ये ट्रेड तो मान के चलिए आपको 20:1 तक पहुंचा सकती है। यहां से प्राइस आके चलती तो शायद यहां तक, ये जो अभी रुक रही है ना इतने दिन तक, ये रुकती नहीं। अभी प्राइस को वेट करना पड़ रहा कुछ नए प्राइस एक्शन बनने का। इस एरिया पे आके वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर सब चीजें एज पर प्लान चल रही होती है, एज पर रूल चल रही होती है। अभी एमआईटी ट्रेड थी, ये वीकली का सप्लाई जोन था, इसने इसका टारगेट दे दिया। अब देखिए तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, उसमें ये चीजें वापस से बार बार आएंगी। लॉजिक बिहाइंड कन्वेंशनल पैटर्न। अब कन्वेंशनल पैटर्न जो है वो बेसिकली कैसे बनते हैं? कन्वेंशनल पैटर्न के अंदर में जो सबसे ज्यादा फेमस है और जिसका आपने सबसे ज्यादा नाम सुना, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो अभी हमने बना रहे थे बुल ट्रैप बेयर ट्रैप में, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि कुछ इस टाइप से बनता है। ये हो गया सपोर्ट एंड ये हो गया रेजिस्टेंस। हम कंपेयर करते हैं डिमांड सप्लाई वर्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता दूं, डिमांड सप्लाई की आप सब लोग जानते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कहती है थ्योरी कि ये जो भी पॉइंट बन रहे हैं यहां पे, जो लोअर पॉइंट है जहां से प्राइस बार बार में लौट रही है, उसे कहते हैं सपोर्ट। और जहां से अपर पॉइंट, जहां से प्राइस बार बार में टेस्ट होकर डाउन आ रही है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये थ्योरी ये भी कहती है कि एक बार कोई भी सपोर्ट टूटे, मतलब वो एक मेजर सपोर्ट टूटा, तो अब वो जो सपोर्ट है वो एक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब अगर प्राइस यहां से गई अप कुछ इस टाइप से, तो अब ये जो लाइन थी ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। मतलब सपोर्ट ब्रीच हुआ, अब ये लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी, मतलब सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन गया। सिमिलरली अगर मान के चलिए कि प्राइस यहां से अप जा रही थी और प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये अब एज ए सपोर्ट काम करेगा। वापस से इस लाइन पे प्राइस आएगी तो यहां से अप जाएगी। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी। मतलब सपोर्ट एक्ट एज रेजिस्टेंस यहां पे एंड रेजिस्टेंस एक्ट एज सपोर्ट। इसमें ये चीजें भी रहती हैं, आपने देखा हो कि प्रॉपरली ऐसा नहीं कि लाइनों के बीच में ही रहेगी। मतलब प्राइस अप भी निकल जाती है थोड़ी बहुत, हल्की भी डाउन यहां पे भी चली जाती है, यहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत और हाई बन जाए, बट सारे हाई पॉइंट को मिला के, मतलब कहीं ना कहीं बस उस लाइन को वो टच कर जाए, या फिर थोड़ा बहुत डाउन रह गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे हल्का सा डाउन है, यहाँ हल्का सा अप निकल गया, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ हल्का सा टच नहीं हुआ बट यहाँ हल्का सा डाउन निकल गया, तो कोई इश्यू नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन इसी टाइप से ड्रॉ होंगी, जहां पे मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स जो हैं आपके, वो उस लाइन के टच में आ जाएं। हमारे डिमांड एंड सप्लाई से कंप्लीटली डिफरेंट है। एज पर डिमांड सप्लाई हमें पता है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं ना, वो किसी डिमांड की वजह से बन रहे हैं। ये डिमांड है, उसी वजह से यहां से प्राइस चली। ये सप्लाई जोन था, उसी वजह से प्राइस यहां से डाउन आई। इस सप्लाई से प्राइस यहां से डाउन आई। अगर मैं आपको इधर के साइड में ये कहूं, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन वर्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई में हमारे पास में प्रॉपर पॉइंट होता है एंट्री एंड स्टॉप लॉस का।
कि कहां पे एंट्री है, प्रोक्सिमल लाइन पे, स्टॉप लॉस कहां है, डिस्टल लाइन के नीचे। प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस का पॉइंट है। सपोर्ट में प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस का पॉइंट नहीं है। सपोर्ट में लोग ये कहते हैं कि सपोर्ट लाइन को टच कर गया तो यहां पे बाई कर लो। सपोर्ट लाइन उन्होंने जो ड्रॉ कर रखी थी वो हर की अलग अलग होगी, बट हमारी सबकी प्रोक्सिमल लाइन सेम होती है, हाईएस्ट बॉडी। बट यहां पे हो सकता है किसी ने ये लाइन थोड़ी सी हल्की सी अपसाइड में ड्रॉ की हो, किसी ने हल्की सी डाउन साइड में ड्रॉ की हो। अब मान के चलिए ये हुई एंट्री, या फिर ये मान लेते हैं प्रीवियस, यहां पे तो ब्रीच हुआ है, ये मान लेते हैं कि बार बार में टेस्टेड सपोर्ट, मतलब सपोर्ट में आई प्राइस, यहां पे बाई कर लो। अब एंट्री जस्ट इस लाइन के नीचे थोड़ी ना होगी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी तो ये भी करी है कि प्राइस डाउन जा सकती है ऐसे इस टाइप से, यहां से अप भी जा सकती है, बट क्लोज थोड़ी ना हुई है। हल्की फुल्की अप चली भी गई है, वापस से डाउन आ गए, लाइन तो सेम ही रहेगी। तो बेसिकली अगर इन पॉइंट्स को अगर आप इस टाइप से देखें तो आपका स्टॉप लॉस कोई बैठ ही नहीं रहा। आपको अपनी मर्जी से देखना पड़ेगा कि लास्ट लो जो था उसके नीचे रख लें बस। इस बार नया लो भी तो बन सकता ना, एक हल्का सा नया लो बने और सपोर्ट रेजिस्टेंस वापस से कंटिन्यू रहे, ये भी पॉसिबल है। प्रीवियस लो ये है 100 रुपीज का, इस बार नया लो बन गया 99.50 का, और वापस से ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू है, मतलब प्रॉपर पॉइंट नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी ये कहती है कि एक बार जो सपोर्ट ब्रीच हो गया वो काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया वो काम करेगा एज ए सपोर्ट। सपोर्ट एक्ट एज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक्ट एज सपोर्ट। डिमांड सप्लाई थ्योरी ये कहती है कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ये ऐसा नहीं कि डिमांड ब्रीच हो गया तो वो एज ए सप्लाई की तरह काम करेगा, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। ये थ्योरी ये कहती है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली कि जितनी बार टेस्टेड हो रहा, मोर नंबर ऑफ टेस्ट, दैट मीन्स वो जोन उतना ही पावरफुल है, वो सपोर्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जितनी बार टेस्ट हो रहा है वो एरिया उतना ही ज्यादा पावरफुल है। हम डिमांड सप्लाई ट्रेडर ये मानते हैं कि जितनी बार टेस्ट हुआ वो जोन उतना ही वीक हो गया, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो रहा, पेंडिंग ऑर्डर पिकअप होते जा रहे हैं। कभी देखा है कि प्राइस ऐसे ही घूमती रहे? चांस ही नहीं है ना। पहले तो आप ये सोचिए, जब तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेंगे पॉइंट, कोई भी पर्सन कोई ये सोचे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट बनाए, तो कम से कम 2-3 बार टेस्टेड का तो वो देखेंगे, यहां पे जाके तो कंफर्म करेंगे। सिर्फ इतनी सी मूव से तो नहीं कह सकते ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, ना इस मूव से कह सकते। एटलीस्ट उनको 2-3 तो टेस्ट चाहिए ना यहां तक, कि हाँ प्राइस बार बार में यहीं से लौट रही है, और डाउन साइड में प्राइस बार बार में यहीं से लौट रही है। अब फिर जाके एक बार या 2 बार उनको एंट्री मिलने की चांसेस हैं, और इस बार वाली एंट्री में हो सकता है कि वापस से एक बार प्राइस अप चली जाए, इतना ही होगा ज्यादा से ज्यादा। एक बार वापस से प्राइस अप चली गई, और उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये डिमांड जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है, बहुत बार। हमें पता है ना कि ये डिमांड बार बार टेस्ट हो चुका, तो कभी भी इसका खेल हो सकता है। सिमिलरली सप्लाई पे अगर कोई शॉर्ट करें ये सोचते हुए कि मोर नंबर ऑफ टेस्ट दैट मींस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हम तो ये मानते हैं कि ये सप्लाई जोन टूटने वाला है। और अगर हायर टाइम से पिक्चर आ रही है तो हम तो ये मानते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी के अंदर में मोर नंबर ऑफ टेस्ट दैट मींस वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, वाइल इन डिमांड एंड सप्लाई मोर नंबर ऑफ टेस्ट दैट मींस पुअर डिमांड एंड सप्लाई होते जा रहे हैं, जो कि एक दूसरे की स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, नॉन ऑथेंटिक जोन होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है, तभी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन पा रहे हैं। अगर ये चाहे इसकी क्लोजिंग हो इस वाले जोन की, और हम ये कहें कि ये तो टेस्टेड नहीं है, ये टेस्टेड हो सकता है, इनिशियल वाला तो टेस्टेड हो चुका बहुत बार, इनिशियल वाला सप्लाई भी बहुत बार टेस्टेड हो चुका, बट ये दोनों तो फ्रेश थे ना, ये वाला एंड ये वाला, बट इनकी क्लोजिंग कहाँ अच्छी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की वजह से ही बनते हैं, नॉन ऑथेंटिक लेवल की वजह से। इनमें कोई ट्रेड स्कोर भी नहीं होता कि हम कैसे मान लें कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इसका कोई ट्रेड स्कोर थोड़ी ना आपके पास में।
हमारी थ्योरी में तो हमारे पास में सपोर्ट, डिमांड एंड सप्लाई में तो ट्रेड स्कोर है, लेग आउट कितनी है, बेस कैंडल कितनी है, लेवल कितना फ्रेश है, और फिर हम ये भी देखते हैं फ्रेशनेस, ऑथेंटिसिटी। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना लॉजिक। हम तो हमारी थ्योरी में हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक्ट एज सपोर्ट वाला प्रिंसिपल है इनका, या फिर सपोर्ट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस डाउन जाना और यहां से ही मतलब ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। रिमेंबर, अगर प्राइस ने इस एरिया को खत्म किया है, इस वाले डिमांड जोन को, तो आपको नहीं लगता कि यहां पे एक नया सप्लाई जोन क्रिएट हो गया होगा? चांसेस है ना, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ये प्राइस जो डाउन आ रही है सप्लाई जोन से आ रही है, जिसकी क्लोजिंग अच्छी है, इस लाइन की वजह से डाउन नहीं आ रही है। सिमिलरली अगर प्राइस अप गई है जिसमें हमने लिखा रेजिस्टेंस एक्ट एज सपोर्ट, और यहां पे जो प्राइस आ रही है, पॉसिबल है इस सप्लाई जोन को खत्म करते करते यहां पे डिमांड जोन बन गया हो, और इसी डिमांड जोन से अब ये प्राइस चल रही है जिसकी क्लोजिंग अच्छी थी। हमारे पास में प्रॉपर पैटर्न है, डीबीआर, आरबीडी, इनके पास कोई पैटर्न नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखिए ना, आप इस कंसेप्ट को समझिए कि 3 to 4 टाइम टेस्ट होगा तभी तो जाके लोग बोलेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, तभी तो एंट्री ले पाएंगे। हम तो जो एक बार सप्लाई बना, हम तो इस पे भी एंट्री लेंगे। हमें क्यों वेट करना कि सपोर्ट बनने दें या रेजिस्टेंस बनने दें? अगर ये लेवल वाकई में ट्रेडेबल था तो हम यहाँ पे भी एंट्री लेंगे। अगर ये डिमांड जोन वाकई में ट्रेडेबल है तो हम यहाँ पे भी एंट्री लेंगे। तो ये थ्योरी तो कंप्लीटली बकवास है। आप लोग डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस करें, न कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ये कन्वेंशनल चीजें हैं, चल रही हैं, बार बार टेस्टेड हो रही है, यहां से एंट्री ले ली, चल गई। इस बार वाला नहीं चला, कहां स्टॉप लॉस लेंगे? क्लोजिंग बेसिस का वेट करेंगे तो क्या पता यहां तक वेट ना करना पड़ जाए। अब देखिए, कुछ एक मैं पैटर्न दिखाता हूं आपको, कन्वेंशनल पैटर्न, फिर उन पैटर्न को रीड करते हैं। ये कुछ एक कन्वेंशनल पैटर्न होते हैं। ये है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, इसमें ये तो बना हेड और ये बने दोनों शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब जस्ट इसको अपोजिट कर दिया। मतलब हेड डाउन है इस टाइप से और फिर ये शोल्डर, मतलब जो कोई भी पर्सन सीधा खड़ा है उसको बस उल्टा लटका दो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। सिमिलरली डबल टॉप किसको बोलते हैं? एम को। डबल बॉटम किसको बोलते हैं? डब्लू को। एम को उल्टा कर देते हैं तो डब्लू बन जाता है। ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, मतलब एक दूसरे को अपोजिट करे जा रहे हैं यहां पे। ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अभी हम पढ़ के आए, कंसोलिडेशन चल रहा है प्राइस का, कि अप साइड में ब्रेकआउट आया तो बाई कर लो। बट हाँ, बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप काम करते हैं। बात करते हैं इन पैटर्न की। हेड एंड शोल्डर को समझिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये कहता है, मतलब ये पैटर्न तो इतने हैं कि मैं सारे तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। आप गूगल पे डालेंगे तो एन नंबर ऑफ पैटर्न आज की डेट में बना रखे हैं। बट हम देखिए अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं इनके। फर्स्ट शोल्डर, हेड एंड सेकेंड शोल्डर, ये बन गया हेड एंड शोल्डर। इस हेड एंड शोल्डर के अंदर में इन सारे पॉइंट को मिला दें तो ये होती है एक नेक लाइन। और लोग जो इन पैटर्न को यूज करते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार ये नेक लाइन ब्रीच हुई तो यहां से लेके यहां तक की जो अपमूव है ना, यहां से यहां तक की, वो ही डाउन मूव आ सकती है इतनी कितनी, नेक लाइन ब्रीच होती। इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात करें तो इनवर्स कैसे बनेगा? ये शोल्डर एंड ये हेड, ये अनदर शोल्डर, नेक लाइन सेम रहेगी। अब मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डाउन मूव थी, इतनी की इतनी अप मूव आ सकती है अगर ये नेक लाइन अप साइड में ब्रेक हुई तो। मतलब ये जो पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, कि अगर प्राइस ने नेक लाइन को ब्रीच किया तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बेरिश पैटर्न बोल सकते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर के मतलब
इसके अकॉर्डिंगली प्राइस ने अगर नेकलाइन को ब्रीच किया तो एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ सकता है, बुलिश पैटर्न बोल सकते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है हर बार, कभी कभी काम कर जाते हैं, कभी कभी नहीं करते। काम कब कर जाते हैं? कोई सप्लाई जोन को हिट होके प्राइस आ रही हो, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई हिट हो चुका, प्राइस कंटिन्यूसली इसको हिट किया, डाउन आई, हो सकता है दूसरा सप्लाई जोन रेस्पेक्ट हो रहा हो, अब लोअर लोज बनने लग गया हो। मतलब यहां से ऐसा पॉसिबल था ना कि ये हायर हाइज बन रहा था, हायर हाइज बनते हुए प्राइस अप जा रही थी, अब सप्लाई जोन को हिट करके लोअर लोज बनने लग जाए। ऐसा चार्ट पे हम देखते ही है ना, उन्हीं से निकल के आया है ये पैटर्न, हेड एंड शोल्डर वाला। एंड रिमेंबर, ये अगर सप्लाई जोन यहां पे ना हो तो हम ये मानेंगे ना कि ये एक डिमांड जोन जिसकी क्लोजिंग इसके ऊपर है, इस वाले डिमांड की, तो ये डिमांड जोन चलना चाहिए। तो सेकेंड शोल्डर फॉर्म ही ना हो और प्राइस अप चली जाए। मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बिल्कुल, कि इस वाले डिमांड जोन की क्लोजिंग इस वाले सप्लाई जोन से ऊपर थी, यहां पे ऊपर भी कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो इस डिमांड जोन को हिट करके ये प्राइस और अप चली जाए, सेकेंड शोल्डर फॉर्म ही नहीं हुआ और ये पैटर्न बन के रह गया हायर हाइज। हायर हाइज पैटर्न ऐसे बन जाते हैं। फिर इनसे वो निकाल देते हैं एक चैनल, इस पैटर्न को देखिए, एक लॉजिकल बात है कि ये कोई सप्लाई जोन है जो बार बार में टेस्टेड हो रहा है, और ये कहना चाह रहा है ये सप्लाई जोन बार बार टेस्टेड होने के बाद में टूटेगा, पर गारंटी क्या है टूटेगा? कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, किसी डिमांड जोन को हिट होके प्राइस आ रही है तो डेफिनेटली गारंटी है ब्रीच होगा, और उसके लिए हमें टूटने का वेट नहीं करना है कि प्राइस इसको ब्रीच हो, हम तो पहले ही एंट्री ले चुके होते हैं। ये पैटर्न फेल हो सकता है चाहे नेक लाइन से डाउन आए प्राइस। क्यों? अगर यहां पे कोई डिमांड हो गया तो प्राइस अप चली जाएगी, सप्लाई जोन कोई है ही नहीं ऊपर। सिमिलरली ये पैटर्न भी फेल हो सकता है अगर नीचे कोई डिमांड जोन नहीं हुआ तो, हल्की सी एक बार तो अप निकले बट वापस से डाउन आ जाए। ये पैटर्न चलना एंड ना चलना ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई पे। चार्ट पे इसकी पिक्चर दिखाऊं कैसे बनती है। कुछ इस टाइप से, ये देखिए हेड है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, ये इनवर्स है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, ये नेक लाइन है। अब यहां पे ये जो स्ट्रक्चर आज तक हम समझते आ रहे हैं उसको देख के आपको नहीं लगता कि ये वाला जो डिमांड जोन है यहां पे, इसी डिमांड जोन की वजह से तो ये फर्स्ट शोल्डर के बाद में प्राइस अप जाके हेड बना है। मतलब प्राइस ने इस वाले सप्लाई को किसने खत्म किया? इस वाले डिमांड ने, इस डिमांड में एंट्री आके तो ये हेड बना। और आपको नहीं लगता कि यहां पे भी एक डिमांड जोन है और उस डिमांड जोन की वजह से तो प्राइस अप जा रही है, उसी वजह से तो ये राइट शोल्डर बना। ये राइट शोल्डर कहां तक बनेगा, यहां तक या फिर इससे भी ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि प्राइस जब ऊपर से आई है तो किसी सप्लाई जोन को तो हिट नहीं किया। अगर नहीं किया तो यहां से ये राइट शोल्डर सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी ऊपर बन सकता है, और सप्लाई जोन को हिट कर दिया है तो ये कहीं ना कहीं एक लोअर लोज स्टार्ट हो गया है। और जब लोअर लोज बनते जा रहे हैं ना तो आपको पता है ये सारे स्ट्रक्चर टेस्टेड हैं एक दूसरे से, और जैसे प्राइस किसी डिमांड जोन को हिट करती है तो जो फर्स्ट सप्लाई जोन है वो प्राइस को रोकेगा, फिर प्राइस इसके ऊपर जाएगी और जो डिमांड जोन है उसको रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस कंटिन्यूसली अप चली जाती है। मतलब मारुति वगैरह के कितने भी एग्जांपल देख लीजिए, उन सब में ऐसा ही हो रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा कि लोगों ने किन किन स्टॉक्स में बना रखे हैं ये पैटर्न, किन किन में बनाते हैं। एक बार एक दो पैटर्न और पढ़ ले हम। कप विथ हैंडल, प्राइस इस टाइप से अप जा रही थी, कहीं रुक गई,
प्राइस डाउन आई, डाउन आते आते दोबारा से उसी पॉइंट को टच करने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली कोई सप्लाई जोन तो है ना यहाँ पे, तो हल्की सी डाउन आ गई। बस हल्की सी डाउन आई, कोई ना कोई डिमांड जोन भी है यहाँ पे, हल्की सी अप गई, तो लोगों ने बोल दिया कि ये तो बना कप और ये बना हैंडल, और जैसे ही अब इस लाइन के ऊपर में प्राइस गई तो ब्रेकआउट आएगा। अब मैं इस कप एंड हैंडल के कुछ एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, तो आप लोगों को भी हंसी आएगी कि लोगों ने जानबूझ के फिट कर रखा है इसको। भले ही हैंडल बने ना बने, बट लोगों ने इसको फिट कर रखा कहीं ना कहीं पे। एक देखिए मोस्ट कॉमनली स्ट्रक्चर आज तक जो हम देखते आ रहे हैं चार्ट पे, वो कैसी होती है। इस पिक्चर को ध्यान से देखें, इसमें सारे पैटर्न आ जाएंगे। ये तो है डिमांड जोन, ये है सप्लाई जोन। कोई भी प्राइस है इस डिमांड जोन तक आती है तो आपको पता है कुछ इस टाइप से बनते हुए आती है प्राइस, लोअर लोज बनाते हुए। स्टेट भी आ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसी लोअर लोज बने। और जैसे प्राइस इसको हिट करती है डिमांड जोन को, तो प्राइस अप जाएगी, इस सप्लाई जोन से थोड़ी सी डाउन आएगी, डाउन आएगी, फाइनली इसको भी खत्म कर देगी। बट ये जितने भी सप्लाई जोन है इन सब से एक बार टेस्ट होकर डाउन आती है। बट हमें पता है कि हायर टाइम फ्रेम का प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, तो यहां से एक प्रॉपर डाउन मूव नहीं आएगा। मतलब ये सारे करेक्शन पॉइंट जहां जहां पे सप्लाई जोन है, यहां पे वो सब के सब रोकेंगे प्राइस को, बट ये नहीं कि प्रॉपरली डाउन ले आए, क्योंकि प्राइस मंथली के डिमांड जोन से लौट के आ रही है। प्राइस कंटिन्यूसली अप ही जाती रहेगी यहां से। अगर कोई वीकली का सप्लाई जोन बीच में आ गया जो कि क्वालिटी का था, एक बार के लिए प्राइस वापस से कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अगेन कोई वीकली का डिमांड जोन यहां पे बन गया तो प्राइस वापस से कुछ इस टाइप से हो जाएगी। फाइनली प्राइस जाएगी इस एरिया तक, और जैसे इस एरिया को हिट करेगी तो अगेन यही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगी वापस से, यही वाली। अब इन्हीं को लोगों ने नाम दे रखे हैं चैनल, और यही स्ट्रक्चर नैरो हो जाए, सिमेट्रिक ट्रायंगल, किसी को फ्लैग पैटर्न, अगेन चैनल, और चैनल ब्रेकआउट कब मानते हैं कि अब इसके ऊपर में प्राइस निकले तो चैनल ब्रेकआउट। हमें पता है इस मंथली के डिमांड को हिट करी है तो निकलेगी, कोई क्वालिटी के डिमांड को हिट करी है तो वो तो डाउन साइड में जाने पे चैनल के अंदर में डाउन साइड का ब्रेकआउट भी मानते हैं। अब अगर प्राइस यहां से अप जा रही है कुछ इस टाइप से और इसको ब्रीच कर दे ऐसे, तो हमें पता है ना प्राइस को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, इजीली ब्रीच कर सकती है। यहां से चांसेस यही है ना कि अप साइड जाएगी, ब्रेकआउट ही आएगा। मीनवाइल किसी भी वजह से कोई वीकली का हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर था यहां पे, हल्का फुल्का, उसने प्राइस को यहां तक ले आई। तो हमें तो ये भी पता है कि नियरेस्ट दिल्ली का डिमांड जोन शायद ना चले, बट ये वाला चल जाए। वो यहां पे इसको डाउन साइड का ब्रेकआउट मानते हुए सेल कर रहे हैं, इमीडिएटली स्टॉप लॉस हो सकते हैं और ये पैटर्न वापस से ऐसे बन जाए। मतलब ये वो स्ट्रक्चर बनाई है मैं जो कि हर एक मंथली डिमांड एंड सप्लाई के बीच में मेजोरिटी ऑफ टाइम प्राइस रोटेट करती रहती है। यहां पे देख लीजिए ऐसे ही तो हो रहा, अप जाना प्राइस का, डाउन जाना प्राइस का, और फिर प्राइस अगर अप जा रही है धीरे 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 कंटिन्यूसली, तो ये सारे सप्लाई जोन रोक रहे हैं ना प्राइस को एक बार। सिमिलरली जब प्राइस डाउन आ रही है तो ये डिमांड जोन भी एक एक बार सभी रोक रहे हैं, चाहे ये डिमांड जोन हो, चाहे ये डिमांड जोन हो, और चाहे ये वाला डिमांड जोन हो, सभी रोक रहे हैं। हाँ, कौन सा कितना पावरफुल है वो उतना ही ज्यादा रोक रहा है। ये वाला डिमांड जोन वाकई में समझ में आ रहा है कि इसका अचीवमेंट बहुत अच्छा है, इस वाले डिमांड जोन का, इस वाले डिमांड जोन का अचीवमेंट बहुत अच्छा है, तो यहां से प्राइस अच्छी खासी अप जाएगी। बट किसी ने ये सोचा कि यहां पे चैनल बन रहा था और चैनल के डाउन साइड में ब्रेक
आउट आया, तो देखिए उनका स्टॉप लॉस भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि प्राइस को बस डिमांड जोन तक आना था यहाँ तक। एंड रिमेंबर ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको वो रीड करते हैं कप एंड हैंडल, और इसके बाद में वो बाई करते हैं, ब्रेकआउट मानते हैं। हमें पता है कि जब ऐसे क्वालिटी के डिमांड जोन को हिट करेगी तो बनेगा कप एंड हैंडल। प्राइस क्वालिटी के डिमांड को हिट करना, डिमांड को हिट करने के बाद में अप जा रही है, इस टाइप के सप्लाई जोन पे हमेशा रुकती है, हमेशा ही रुकती है एक बार के लिए, उसी वजह से ये हैंडल बना। ये कप एंड हैंडल उसी वजह से तो बना यहां पे, और इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, जो मैं यहां पे आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, डाउन आना फिर अप जाना, यही तो हो रहा है। अभी डाउन चल रही है प्राइस, फिर अप जाएगी, और जब अब अप जाएगी तो आपको पता है कि इसी टाइप से अप जाएगी। डिमांड को हिट करेगी, अप जाना, ये वाला जो सप्लाई है ये भी शायद प्राइस को रोके, अगेन डाउन आना, डिमांड को हिट करना, अगेन अप जाना। ये क्वालिटी का सप्लाई जोन है, ये थोड़ा प्राइस को डाउन ले आए शायद। ये वाकई में क्वालिटी का डिमांड जोन है, तो प्राइस को हो सकता है यहां जो चैनल बन रहा था उसको एक बार के लिए ब्रीच कर दे और प्राइस यहां तक ले आए, इस वाले डिमांड जोन तक। बट मीनवाइल जो लोग चैनल बना रहे थे उनका तो गेम हो चुका है। अगर क्वालिटी के सप्लाई जोन को हिट कर रही है तो क्वालिटी के डिमांड जोन तक आएगी, और क्वालिटी के डिमांड जोन तक आ रही है तो डेफिनेटली चैनल टूटेगा। लोगों ने इसको भी कप एंड हैंडल माना है, ये भी कप एंड हैंडल माना, बट उनके अकॉर्डिंगली ये चला नहीं है अभी। अब ये जैसे प्राइस एक बार यहां पे गई इसके अंदर में इस एरिया तक, तो ये हैंडल को चेंज कर देते हैं ऐसे कुछ इस टाइप से, मतलब कैसे भी करके बस सेटिस्फाई होने चाहिए किसी भी तरह से। हर एक स्टॉक में जो L&T फाइनेंस होल्डिंग में बता रहा हूं मैं आपको, वो देखिए वही तो है। ये L&T फाइनेंस होल्डिंग के आगे की स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, जो आगे उसमें होने वाला है। अभी यहां पे है L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये मैं आगे की पिक्चर दिखा रहा हूं जो उसमें होने वाला। बट पहले देखिए ऐसे ही प्राइस डाउन आ रही है सप्लाई जोन को टेस्ट करते हुए, और फिर प्राइस ऐसे ही अप जा रही है। मारुति, ये देखिए चैनल के थ्रू तो अप जा रही है धीरे धीरे कंटिन्यूसली, और हर डिमांड जोन में हमें एंट्री मिलती जा रही है, हर एक डिमांड जोन में। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेसिकली फ्लैग स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ये हो गया प्रॉपर एक फ्लैग पैटर्न। अब हमें पता है कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस आ रही है, कंफर्मेशन मिल रही है, एक प्रॉपरली हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है। ये फ्लैग बन क्यों रहा है? इस सप्लाई जोन की वजह से बन रहा है, और बार बार में इन्हीं से टेस्टेड हो कि ये स्ट्रक्चर नैरो हो रही है, प्राइस में अपसाइड में ही ब्रेकआउट आएगा, और जो डिमांड जोन ब्रेकआउट देगा वो डिमांड जोन वापस से चलेगा, और नोवाइस गैप इनटू द जोन के थ्रू एंट्री मिली है तो वो गैप जल्दी फिल हो जाएगा। ये देखिए फ्लैग पैटर्न। एक देखिए इस टाइप का भी है ये वाला पैटर्न, इसके भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। आप मानेंगे नहीं, यहां पे मेरे को किसी ने 240 मिनट के ऊपर में कप एंड हैंडल बना के भेजा, और कप एंड हैंडल किससे माना है? इसको कप एंड ये हैंडल। मुझे तो ये प्रॉपरली हैंडल भी नहीं लग रहा, ये यहां पे कोई प्रॉपर हैंडल भी नहीं दिख रहा है यहां पे, और जबकि कप के अंदर में देखिए इन मूव को कंसीडर ही नहीं किया गया, और ये सिर्फ एक ही जगह पे नहीं बहुत जगह पे मारुति का कप एंड हैंडल पैटर्न चल रहा, कि 240 मिनट पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाई, यहां से ब्रेकआउट आएगा। क्या लॉजिक है इस बात का? और ये कहां पे प्रॉपरली कप एंड हैंडल बन रहा है? हाँ, प्राइस देखिए यहां तक आती इस वाले डिमांड जोन तक, और फिर अप जाती, तो हम कहते प्रॉपर कप एंड हैंडल, मतलब हैंडल तो प्रॉपरली बन गया।
अभी तो ये बिना हैंडल का कप है और प्रॉपरली कप भी नहीं है। और जबकि हमें पता, सिंपल अप्रोच थी हमारी कि प्राइस इस बॉटम से रिएक्ट हो रही है, ये नैरो रेंज बनाना, बार बार में ये प्राइस कंसोलिडेशन करना, सप्लाई जोन को हिट होके डाउन आना, ईएमए के ऊपर जाना, डिमांड जोन रेस्पेक्ट करना, ईएमए प्राइस सस्टेन करना। क्लियरली था कि प्राइस अप जाएगी ही जाएगी, कोई सप्लाई जोन से भी हिट होके डाउन नहीं है ये प्राइस, जो हम ये कहते हैं कि इस लेवल पे डाउट करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पैटर्न को LIC हाउसिंग फाइनेंस को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया गया था। बिल्कुल है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हाँ, नेकलाइन को ब्रीच नहीं की तो शायद वो एंट्री नहीं ले पाए, बट बाई चांस अगर कर देती नेकलाइन को ब्रीच तो भी एंट्री लेके क्या गारंटी थी प्राइस चल जाती? कोई गारंटी नहीं है। प्राइस जब तक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को हिट नहीं करेगी तो क्या गारंटी है प्राइस चल जाए? अगर यहां पे हुआ क्वालिटी का सप्लाई जोन और उस क्वालिटी के सप्लाई जोन ने इस मंथली के डिमांड जोन को ब्रीच किया है तो यहां से प्राइस डाउन आएगी ही आएगी। और आज की डेट में इस पैटर्न को बोला जा रहा है कप एंड हैंडल, ये वाला पैटर्न, कि अब इसके ऊपर निकलते के साथ ही ब्रेकआउट आएगा। हमें भी पता है इसके ऊपर में क्लोजिंग देगी, एक क्वालिटी के सप्लाई जोन को तोड़ा है, हम उस डिमांड जोन पे एंट्री लेंगे। हमें तो ये भी पता है वो ब्रेकआउट कहां तक आएगा, कौन सा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन उसे रोकेगा। और हम एंट्री यहां क्यों, हम तो लोअर एरिया पे भी एंट्री ले चुके हैं। टीवीएस मोटर में देख लें चाहे, ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर LIC हाउसिंग फाइनेंस में वीकली पे। कोल इंडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है वो कर रहा है वीकली के ऊपर में हेड एंड शोल्डर टाइप से कुछ। पहले ये कप एंड हैंडल था यहां पे, अभी कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप से। एनीवेज पुराना पैटर्न मुझे नहीं मिल रहा। अभी जो चल रहा है इसके अंदर में कि ये तो हो गया फर्स्ट शोल्डर, ये बन चुका है हेड, ये बन रहा है सेकंड शोल्डर। और प्राइस अगर यहाँ पे आती है इस वाले डिमांड जोन पे तो ये सेकंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। हमें पता है इस डिमांड जोन पे आई तो बहुत बेस्ट ही होगा ये डिमांड जोन। हमें क्यों वेट करना कि यहाँ पे जाए प्राइस ऊपर जाए, और हेड एंड शोल्डर में तो वो ये मानते हैं कि इसके नीचे जाएगी तो प्राइस डाउन जाएगी। वो वेट करते हैं यहां से यहां आने का कि हेड एंड शोल्डर बन गया तो उनके अकॉर्डिंगली अब प्राइस जो है वो डाउन ही जाएगी, वो ऐसा मान चुके हैं। वो उसमें कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखते ही नहीं है, वो ये सोचते हैं नेकलाइन टूटे, हमारे अकॉर्डिंगली बन जाए चाहे हेड एंड शोल्डर। अगर कोई सप्लाई जोन हिट ही नहीं हुआ है यहाँ पे तो इस हेड एंड शोल्डर में क्या प्रॉब्लम है, ये बुलिश पैटर्न क्यों नहीं हो सकता? अगर प्राइस यहाँ पे सेकेंड शोल्डर फॉर्म करते टाइम अगर इस डिमांड जोन को हिट करती है तो यही जो है स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर प्रॉपरली ना बन के कुछ इस टाइप से हायर हाइज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो हायर हाइज यहां जाके एक बार रुकेगा भी, सप्लाई जोन है क्वालिटी का। कुछ एक ट्राइंगल की स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, जैसे कि अभी जो पिक्चर में आया था ना पैटर्न, लेट मी ओपन पिक्चर। जैसे कुछ इस टाइप के ये पैटर्न बन रहा है, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। ये वाली स्ट्रक्चर देखिए कि प्राइस कंटिन्यूसली छोटा छोटा लो बना रही है और नेरो होती जा रही है और फिर अपसाइड में ब्रेकआउट आ रहा है। या फिर ये फ्लैग पैटर्न को देखिए, यहाँ पे पेनेंट पैटर्न को देखिए इस टाइप से। जो HDFC में हम डिस्कस कर रहे थे इतने टाइम से वो यही तो है। जब इस MIT ट्रेड में हमें एंट्री मिली थी, एक इस स्ट्रक्चर को देखिए, जैसे डिमांड जोन को हिट हुई अपसाइड में ब्रेकआउट, उनके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया, हमने पहले भी डिस्कस किया, बट वो ब्रेकआउट यहाँ पे फेल भी हुआ है। उनके अकॉर्डिंगली तो ये भी एक ब्रेकआउट था, उन्होंने तो इस पैटर्न को इमीडिएटली एक चैनल पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस टाइप से। ये भी एक ब्रेकआउट था, बट हमें पता है कि ये जो पूरा एरिया है वो यहां से रिएक्ट होके बन रहा है इस वाले डिमांड जोन से। तो मीनवाइल चाहे कैसे भी स्ट्रक्चर क्यों ना बने, मतलब ये यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैग, राइजिंग वेज, पिन एंड पैटर्न, सबका कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको यहाँ पे।
कुछ ऐसा ही तो है, कुछ ऐसा ही तो है। प्राइस नेरो होती जा रही ऊपर वाले सप्लाई जोन से, डाउन आके प्रॉपरली उस डिमांड जोन को हिट कर रही है फ्लैग पैटर्न के अंदर में। कुछ फॉलिंग वेज टाइप से भी बोल सकते हैं। एम कब बनता है ये वाला एम? जब ऊपर दो सप्लाई जोन है, इसकी रिएक्शन से ही तो ये बना। अब प्रीवियस जो जहां पे मूव आई थी और इस वाले सप्लाई जोन ने इसको खत्म कर दिया, तो यहां क्यों सेल करें अननेसेसरी? ये मतलब एम और डब्ल्यू क्या जरूरत है यहां पे? या फिर ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम? अगर ये ट्रिपल टॉप बन भी रहा है यहां पे और ये इस एरिया को खत्म करे, डाउन आए, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सीखा कि यहां पे हम सेल करेंगे ट्रिपल टॉप के अंदर में, कि ट्रिपल टॉप बन चुका। हम तो कुछ ऐसा सीख रहे हैं कि ये सप्लाई जोन बार बार टेस्टेड हो चुका है, और अगर इसे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और वो हायर टाइम फ्रेम या फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यहां पे है, तो यहां से एक ब्रेकआउट आएगा प्राइस में। अगर बात करें इस ट्रिपल बॉटम की कि 3 बार बॉटम बन चुकी है, प्राइस बॉटम आउट हो चुकी है, तो प्राइस अप जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है जो कि कोलपाल में हुआ था, ये देखिए ट्रिपल बॉटम ही तो बना है, बट ये 4 टाइम भी तो बॉटम बन सकता था। अगर ये कंफर्मेशन नहीं मिलती इसके ऊपर में, तो 4th टाइम भी बन सकता था, और कंफर्मेशन पहले मिल जाती तो डबल बॉटम में ही काम हो जाता। ट्रिपल बॉटम की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। रिलायंस के अंदर में स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं मैं एक, जो बिल्कुल नेरो हो जाती है ना प्राइस, बिल्कुल नेरो, उसकी स्ट्रक्चर का एग्जांपल बताता हूं। यहां से लेके देखिए, एक पॉइंट ये कंसीडर किया है, सेकंड पॉइंट ये हाई ले लिया, थर्ड पॉइंट ये हाई ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी, इन सबको कंसीडर कर दिया। एक लाइन ड्रॉ हो गई जिसमें मैक्सिमम पॉइंट कवर हो चुके हैं। बात करें सेकंड लाइन की, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये कवर, ये कवर, ये कवर, ये सब कवर बन गया बिल्कुल प्रॉपर एक ट्राइंगल टाइप से। ट्राइंगल पैटर्न बनने के बाद में या तो प्राइस अप साइड में ब्रेकआउट या डाउन साइड में ब्रेकआउट, यही होगा। अगर किसी डिमांड जोन का सपोर्ट है तो पॉसिबल यही अप साइड में ब्रेकआउट आएगा प्राइस में। अगर कोई भी सपोर्ट नहीं, कंफ्यूज्ड है, छोड़ देने, क्यों अननेसेसरी अजम्पशन लगाना कि अप साइड में ब्रेकआउट या डाउन साइड में आए। ऐसा थोड़ी ना ब्रेकआउट आ गया तो फिर प्राइस में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको मिस हो जाएंगे। यहां पे एंट्री नहीं मिली तो यहां पे मिल गई है। बन क्यों रहे ये क्लियरली दिख रहा है, सप्लाई जोन की वजह से बन रहे हैं। इनकी छोटी छोटी विक भी काम कर रही हैं, लोअर विक भी, उनकी वजह से तो ये प्राइस बिल्कुल नेरो हो गई है। ये छोटे छोटे सप्लाई जोन भी काम कर रहे हैं, जिसी की वजह से तो प्राइस नेरो होती जा रही है यहाँ पे। और जब बिल्कुल नेरो हो जाएगी तो किधर तो ब्रेकआउट आएगा ना, क्योंकि सारे नॉन ऑथेंटिक जोन है जिनमें कुछ भी अचीव नहीं किया, तो प्राइस में एक साइड में तो कुछ ना कुछ ब्रेकआउट आना ही चाहिए। और जब ये ब्रेकआउट आया तो इसने एक बहुत अच्छी एमआईटी ट्रेड बना दी, और उस एमआईटी ट्रेड का ओरिजिन तो था ये, एक लेवल ये था, मतलब बाइंग डिवाइड हो गई, गोल्डन क्रॉसओवर था इन दोनों के बीच में, तो मतलब दोनों लेवल को कंसीडर करो, एलओटीएल खेलो इसको। अब चेक कर लें, बहुत अच्छी एमआईटी ट्रेड थी और फाइनली इस एमआईटी ट्रेड में एंट्री मिली। कब मिली? जब प्राइस हाई पे हाई लगा रही थी, फर्स्ट टाइम डिमांड जोन ब्रीच होना स्टार्ट हुए और सप्लाई जोन रेस्पेक्ट होना स्टार्ट हुए, और सप्लाई जोन रेस्पेक्ट होते होते हमें एंट्री मिली यहां पे। इस लाइन को देखिए, प्रॉपर एंट्री है, बॉडी पे, विक पे भी नहीं, बॉडी पे एंट्री है। इस पैटर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पैटर्न ना हो, हमें क्या लेना देना इस पैटर्न से। ये भी बहुत अच्छे एरिया था, मतलब ये सभी के सभी वो ट्रेड डिस्कस कर रहा हूं जो कि रिकमेंड की हुई हैं, क्लासेस के अंदर में ही डिस्कस की हुई है। इस डिमांड में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ना चले ये डिमांड जोन?
और मीनवाइल आप इनको जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, चाहे इसको अननेसेसरी आप लोग फ्लैग पैटर्न बोल दें, चाहे कोई ट्रायंगल पैटर्न बोल दें, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, कुछ भी बोल दें। ये सब चीजें डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही क्रिएट हो रही हैं। इसको कुछ इस टाइप से कप एंड हैंडल भी तो बोल सकते हैं। लोग ऐसे ही बनाते हैं, जितने बनाते हैं प्रॉपरली थोड़ी ना उनकी इस लाइन के अकॉर्डिंगली प्राइस मिलेगी हर बार, कि बिल्कुल लाइन के बिल्कुल चिपक के चले। बट ऐसा थोड़ी नहीं, इसके बाद में प्राइस अप चलेगी। प्राइस डाउन आई है, डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया, प्राइस अप जाते टाइम सप्लाई जोन से डाउन आ गई और ये डिमांड जोन ब्रीच हो गया तो प्राइस डाउन आने लग गई। कप एंड हैंडल पैटर्न था वो फेल हो गया यहाँ पे। एक्सिस बैंक में देखेंगे तो आपको एन नंबर ऑफ पैटर्न मिलेंगे। ये देखिए सबसे लंबा एक्सिस बैंक के अंदर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चला था यहाँ पे, एक दूसरे के स्ट्रक्चर से टेस्ट हो के फाइनली ब्रीच भी इतनी बुरी तरह से हुआ ये, और ब्रीच हुआ तो सीधा मंथली के डिमांड जोन तक की प्राइस आके रुकी थी यहाँ पे। यहाँ पे आप जो भी पैटर्न निकालेंगे किसी भी टाइप से, वो आपको पता कि प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई को रेस्पेक्ट हो के ही बन रहे सारे पैटर्न। आप चाहे कोई भी पैटर्न फाइंड आउट कर लीजिए, कोई ये माने कि ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है, सॉरी सपोर्ट बन रहा है, और ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है, और कोई ये सोचे कि देखिए आ गया ब्रेकआउट, सप्लाई जोन से ब्रेकआउट फेल हो गया, प्राइस अच्छी खासी डाउन आई, अगेन कंसोलिडेशन, प्राइस अच्छी खासी डाउन आई, कोई सोचे कि इस बार ब्रेकआउट आया डाउन साइड में, इस वाले डिमांड जोन से प्राइस वापस चल गई, और इस वाले डिमांड जोन से जब चलने लगी यहां पे अनदर ये डिमांड जोन बना, और ये तो हमने डिस्कस ही किया था यहां पे। अब इनको देख के भी तो एक चैनल टाइप से बन रहा है ना, नॉन ऑथेंटिक स्ट्रक्चर की वजह से। यहां पे अप जाना, किसी ना किसी सप्लाई जोन से वापस आना, और डाउन आई है, कोई ये सोचे कि इस बार एक फ्रेश ब्रेकआउट डाउन साइड में, तो डिमांड जोन से वापस से रिकवर हो गई। ये भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। और ये जो हैंडल बना है ना, ये इस डिमांड जोन से बना है। गोदरेज सीपी, ये भी तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहां पे। या फिर ये नाम दे दे पेनेंट, इसी की तो कॉपी बना है एज इट इज। फ्लैग के अंदर में क्या है, देखिए दोनों साइड से इस टाइप से है, इक्वल है लाइनें, एक दूसरे के पैरेलल है, यहां पे नैरो होती जा रही है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। बाकी देखिए मूव दोनों में सेम आ रही है। अब प्राइस यहां से कुछ इस टाइप से दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन सप्लाई रेस्पेक्ट कर रहे हैं, डिमांड रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। हर बार प्राइस एक नया लो दे रही है, और ये नया लो कहां जाके खत्म होता है, लाइक एचडीएफसी में हमने देखा कि सप्लाई रेस्पेक्ट होते हुए नया लो खत्म हो रहा है डिमांड जोन पे जाके, और फिर एक मूव आई है प्रॉपर। यहां पे नया लो नहीं दे रहा, बट बस वो सप्लाई रेस्पेक्ट होके प्राइस को नैरो कर रहे हैं पीनेट पैटर्न के अंदर में। यहां पे ऐसा ही तो हो रहा है। बिल्कुल नैरो हो जाना प्राइस, एंड डिमांड जोन को हिट करते के साथ एक ब्रेकआउट आ जाना प्राइस में। ये डिमांड जोन यहां ना हो तो क्यों आएगा ब्रेकआउट, कोई लॉजिक ही नहीं बनता बिना डिमांड जोन के प्राइस अप जाए। फिर तो अपने आप भगवान भरोसे, अब चली जाए तो चली जाए, अदरवाइज डाउन भी चली जाए। क्वालिटी का डिमांड है, कुछ अचीव किया तभी तो अप गई है प्राइस। तो कंक्लूजन ये है कि इन सब चीजों में नहीं पड़ना, कि अननेसेसरी आप भी ऐसे ही पैटर्न बनाए जिसका कोई प्रॉपर्ली हैंडल भी नहीं बन रहा, बट फिर भी आप उसे एडजस्ट करने में लगे हुए कि नहीं ये प्रॉपर्ली हैंडल बन गया, प्रॉपर्ली कप कुछ बन ही नहीं रहा फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं, फ्लैग कुछ बन नहीं रहा फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं, हेड एंड शोल्डर के अंदर में एक शोल्डर अप है एक शोल्डर डाउन है, फिर भी आप उसे एडजस्ट कर रहे हैं। वो शोल्डर अप एंड डाउन होना हमारे डिमांड सप्लाई की वजह से ही होगा।
ये शोल्डर यहां तक होना या फिर यहां तक होना। अगर सप्लाई जोन यहां हुआ तो यहां होगा, और सप्लाई जोन यहां हुआ तो ये शोल्डर ऐसे भी हो जाएगा। एंड रिमेंबर, हायर टाइम फ्रेम से आ रही है प्राइस, तो फिर प्राइस कंटिन्यूसली अप भी जा सकती है। सेम यहां पे जरूरी नहीं है कि इसका ये शोल्डर बनते टाइम यहां से प्राइस लौटे। अगर प्राइस कंटिन्यूसली डिमांड जोन से आई, इस डिमांड जोन को फर्स्ट टाइम हिट किया, अब नियरेस्ट डिमांड जोन यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है। अगर नीचे वाला डिमांड जोन बना तो प्राइस यहां तक आएगी ना। और आपको यहां पे कोई सप्लाई जोन टूट के कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो क्यों आपको इस नेक लाइन के टूटने का वेट करना। आप लोग तो डायरेक्टली यहां पे एंट्री लीजिए ना, बात खत्म। और क्यों आप यही टारगेट माने कि इसका डबल, मतलब इसके इतना ही टारगेट आएगा। हमें पता है कि अगर कोई सप्लाई जोन यहां हुआ तो टारगेट यही क्वालिटी का, और कोई सप्लाई जोन यहां है क्वालिटी का तो टारगेट यहां तक है। आप जितनी भी कंफर्मेशन वाली ट्रेड है उन सब में देख लीजिए, चाहे किसी में 4:1 है तो किसी में 10:1 भी है। सन टीवी, पहले एक कप बना था ये वाला, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई प्राइस, कोई सप्लाई जोन की वजह से ये कप फेल हो गया। फिर इसका हैंडल को कंसीडर कर दिया इस टाइप से, फिर भी ज्यादा अप नहीं जा पाई। इस बार नया कप एंड हैंडल ढूंढ रहे हैं इसमें कुछ इस टाइप से। हमें पता है मंथली के डिमांड जोन से चल रही निफ्टी मीडिया सपोर्ट कर रहा है। अब ये तो थोड़ी सी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनी नहीं उनके अकॉर्डिंगली, अदरवाइज इसे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर प्रॉपर बना देते हैं। लाइक फर्स्ट शोल्डर, हेड, और कईयों ने बना भी दिया होगा इसको सेकंड शोल्डर। और ये नेकलाइन अब इसके ऊपर में प्राइस जाएगी तो इतना ही कप कवर करेगी यहां तक। ये यहाँ पे सप्लाई जोन है, अगर यही सप्लाई जोन यहां है, डायरेक्टली यहां है ही नहीं, तो फिर प्राइस को यहां तक कौन रोक सकता है जाने के लिए। हमें पता प्राइस इस बॉटम से चल रही है, सारे मंथली के डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो रहे हैं, ये भी रेस्पेक्ट, ये भी रेस्पेक्ट। ये गार्बेज टाइप से बना, ये भी रेस्पेक्ट हो रहा है। अब यही मंथ यहां पे क्लोज हो गया तो बोल देंगे मंथली पे हैमर बन गया यहां पे। वीकली पे कुछ और नया निकाल देंगे इसके अंदर में, डेली पे कुछ नया निकालेंगे, मंथली पे कुछ नया निकालेंगे, और हर बार ऐसा ही होता रहता है। तो आप लोग इन चीजों में टाइम वेस्ट ना करें, पैटर्न वगैरह बनाने में उतनी क्रिएटिविटी क्वालिटी के डिमांड एंड सप्लाई या फिर टॉप डाउन अप्रोच हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर देखने में स्पेंड करें। सारे पैटर्न अपने आप बन के चलते रहेंगे, आप लोगों को दिमाग ही नहीं लगाना। ये सारे पैटर्न टेढ़े मेढ़े बनना या फिर प्रॉपर बनना, प्रॉपर कहाँ डिमांड है कहाँ सप्लाई है उस पर डिपेंड करेगा। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक है।